एक सर्टेन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूलेज यहां पर वैलिडेट हो जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां पर प्लस क्यू में रिपल होता है, यहां पर प्लस क्यू में प्लस एम में अट्रैक्शन होगा, तो फिनोमिना अपोजिट चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमको डिफाइन हो रहा होगा। अंदर की तरफ ग्रेविटी 1 माइनस एच अपॉन आर से घटेगी, तो नीचे की तरफ एच हाइट पर 1 माइनस 2 एच अपॉन आर से घटेगी। जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है उसकी सन से दूरी होती है ए इंटू 1 माइनस ई, द ए इज कॉल्ड एज अ सेमी मेजर एक्सिस। हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं? उम्मीद करें सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और एनएससीपी की तैयारी की तरफ आप लोग काफी बेहतर तरीके से बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड सारी बातें ग्रेविटेशन की भी कवर हो जाती हैं प्लैनेटरी सिस्टम के साथ, लेकिन हाँ यहां पर जो बातें अलग होती हैं इन टर्म फ्रॉम ग्रेविटेशन उनकी चर्चा हम करेंगे। प्लैनेटरी सिस्टम्स की चर्चा हम करने वाले हैं और बाइनरी स्टार सिस्टम की हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन भी करेंगे, जो कि आज के सेशन के अंदर हम बात करें तो ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो तो ग्रेविटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या क्या चर्चा करने वाले हैं जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहां पर कोई भी फॉर्मूला हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्टेन वैल्यूज को रिप्लेस करना है, सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्मूलेज यहां पर वैलिडेट हो जाएंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लैनेटरी मोशंस के बारे में, कैपलर्स लॉ के बारे में, और बाइनरी स्टार सिस्टम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए हुए हैं। तो इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे आज के सेशन में, क्योंकि ये सेशन होगा एक लेकिन होगा काफी धुआंधार। और प्लैनेटरी सिस्टम में हम कुछ ऐसी बातों को सीखने वाले हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हमारे पास किस किस तरीके के एस्पेक्ट रहते हैं, किस तरीके से मोशन होता है और इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर एनर्जी क्या होती है। कई सारी बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि मैक्सिमम बच्चे कैलकुलेशंस को कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, बट जैसे इलिप्टिकल आती है उनके मन में कंफ्यूजन काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वो सारे कंफ्यूजन क्लियर होंगे कि भैया इलिप्स के आने से क्या क्या चीजें होंगी और क्या क्या चीजों को आपको दिमाग लगा के देखना है, और उसमें इलिप्स की बेसिक नॉलेज को भी हम चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कंपैरिजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर हम बात करें बेटा जल्दी से सब लोग फटाफट बेसिक पॉइंट को समझना, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात मैं यहां पर करूंगा और इसके बगल में हम चर्चा करेंगे यहां पर ग्रेविटेशन की। तो जितने फॉर्मूले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े हैं वही सारे फॉर्मूले हम लोग यहां पर भी उपयोग करेंगे फॉर द ग्रेविटेशन। फॉर द ग्रेविटेशन याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर उन सबकी चर्चा होने जा रही है। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है? हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि अगर दो चार्जेस आसपास रखे जाए तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है दैट इज सिंपली डिफाइंड एज F बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, राइट? अगर फोर्स हमेशा अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एंड सेम चार्ज रिपेल करते हैं, बट यहां पर अगर इक्वल मासेस है तो यहां पर फोर्स हमेशा इंट्रैक्शन नेचर का होगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि टू मासेस विल ऑलवेज अट्रैक्ट। तो यहां पर रिपल्शन का फिनोमिना नहीं होगा, यहां पर अट्रैक्शन का फिनोमिना होगा। मतलब कहानी कुछ इस तरीके से चले कि एक अपोजिट चार्जेस की बात चल रही है। जैसे यहां पर प्लस क्यू में रिपल होता है, यहां पर प्लस क्यू में प्लस एम में अट्रैक्शन होगा, तो फिनोमिना अपोजिट चार्ज के करस्पॉन्डिंग हमको डिफाइन हो रहा होगा। तो यहां पर अगर हम एफ की बात करें तो उसको लिखाता है जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इट इज अ वेरी सिंपल कंपैरिजन कि जैसे यहां पर Q1 होगा यहां पर M1 हो जाएगा, जैसे यहां पर Q2 होगा यहां पर M2 हो जाएगा, जैसे यहां पर R होगा यहां पर R ही रहेगा, और जैसे यहां पर K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा बेटा, उसकी वैल्यू यहां पर कैपिटल G से रिप्लेस कर दी जाएगी। और अगर इसको देखें तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई G। तो बहुत जगह पर हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, तो जितने भी फॉर्मूलेज हैं उनमें ये सिंपल रिप्लेसमेंट आप कर दीजिए। जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे कन्वर्ट हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन टर्म्स अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक से जाते हैं। बस एक बात ध्यान रखना है, ऑफ निगेटिव साइन। एज फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर, तो निगेटिव साइन मस्ट बी मार्क्ड।
आपने कहा मतलब, मैंने कहा चलो जल्दी से क्विकली सारे देख लेते हैं, ये बात आपको समझ में आ गई, जल्दी से बता दो भैया, क्लियर है पॉइंट ये। तो अगर अब हम यहां पर बात करें और हम यहां पर अब आपसे पूछे कि भाई साहब क्या होने वाला है, जरा ध्यान से देखिएगा और अपनी नजरों को ऊपर, नजरें ऊपर 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 इन दी एयर कर दो और यहां पर मुझे बताओ, हम सभी ने देखा है कि अगर यहां पर कोई भी एक चार्ज होता है, कोई भी एक चार्ज होता है प्लस क्यू, तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर आर दूरी पर अगर आप बात करें रेडियली आउटवर्ड होती है। सिमिलरली अगर कोई मास m होता है, पॉइंट मास मान के चलेंगे, तो उससे आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी, अपोजिट साइन हो जाता है, इसलिए मैं यहां पर माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्शन के हिसाब से भी शो कर सकते हैं, राइट। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये आर कैप वेक्टर के अपोजिट होगी और ये आर कैप के दिशा में होगी, तो ये अपने को ध्यान देना है। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। मेजरली सारी की सारी कैलकुलेशंस जो बिल्कुल दिमाग में होनी चाहिए वो होती है प्लैनेट्स के बेस, क्योंकि मैक्सिमम कैलकुलेशन में प्लैनेट रहते हैं और आप सभी को पता है कि अगर एक यहां पर सॉलिड स्फीयर ले लिया जाए, तो अगर कोई भी सॉलिड स्फीयर होता है जिसकी डेंसिटी हमने यूनिफॉर्म मानी हुई है रो, तो इसके अगर हम आउटर सरफेस की बात करें, बाहर की बात करें, तो बेटा यहां पर आउटसाइड पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ई आउट, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो लिखते हैं बेटा। और इसके अंदर की अगर आप बात करते हैं तो इसको लिखा जाता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है रो आर अपॉन 3 epsilon naught. These are the two way of writing the electric field inside the solid sphere. तो अगर हम यहां पर बात करें सॉलिड स्फीयर की बात करें, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पैटर्न होते हैं वो हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इसी तरीके से अगर आप पोटेंशियल के पैटर्न की बात करते हैं, द पोटेंशियल इज डिफाइंड एज के क्यू बाई आर, और यहां पर भी पोटेंशियल जो डिफाइन होता है इनसाइड, और यहां पर वी इनसाइड जो होता है दैट इज के क्यू अपॉन कैपिटल आर, मतलब जो सरफेस का है, सॉरी सॉलिड में बात करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बेटा बहुत ध्यान समझना, अगर हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल की जो वैल्यूज हो जाती हैं के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर इंटू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक सेकेंड अंदर की तरफ आ जाएगा 2 ऊपर स्क्वायर बन जाएगा दिस इज द वैल्यूज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम अंदर की तरफ बात करेंगे तो पोटेंशियल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जल्दी से बच्चों इस छोटे से पॉइंट को यहां पर जरूर मेंशन करें, इसको जरूर यहां पर लिख लें फटाफट। तो यहां बच्चों 3 आर स्क्वायर होगा, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया था मैंने, 3 आर स्क्वायर, ताकि कैंसिल होके माइनस पोटेंशियल आ जाएगा। अगर आर बराबर 0 होगा तो के क्यू बाई आर आ जाना चाहिए, दैट यू शुड रिमेंबर, राइट। आउटसाइड की बात करेंगे तो के क्यू बाई। अगर मैं यही सेम पैटर्न एक सॉलिड स्फीयर की बात करता, मतलब किसी प्लैनेट की बात करता, तो अगर मैं किसी भी प्लैनेट की बात कर रहा होता और प्लैनेट की अगर डेंसिटी की हम बात करें बच्चों, और ये डेंसिटी अगर हम रो एज्यूम कर लें, बच्चे कितनी एज्यूम कर लें, रो, तो ये हो गया प्लैनेट यूनिफॉर्म डेंसिटी हमने रो मान ली। तो इसके बाहर की तरफ, इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या फील्ड हो जाएगी, तो व्हाट वी कैन वेरी सिंपली से कि इसके आउटवर्ड जो फील्ड हो जाएगी, इसके बाहर की तरफ जो फील्ड हो जाएगी ई आउट, वो कितनी हो जाएगी, तो आप सभी को पता है जो बाहर यहां होगी वही बाहर यहां पर होगी, तो यहां के की जगह क्या आ जाएगा जी, क्यू की जगह आ जाएगा एम और जी एम बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक माइनस साइन जरूर लगा दें क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अंदर की तरफ होगी। पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल आउट वापस से माइनस का जी एम बाई आर, क्योंकि यहां पर नेचर नेगेटिव होंगे, नेचर अट्रैक्टिव नेचर के होंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेगेटिव होगी। अगर हम अंदर की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की आप बात करेंगे तो लिखने का तरीका हो जाएगा जी एम इंटू स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन वापस से निगेटिव होगी तो माइनस आर कैप में होगी डायरेक्शन, ये बात याद रखें। या आप इसको लिख सकते हैं रो इंटू आर अपॉन 3, और बेटा हम लोग एप्सिलॉन नॉट की जगह, जैसा कि हम लोगों ने देखा अभी कि हम एप्सिलॉन नॉट को अगर चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 पाई जी के साथ, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑल्सो, यहां पर आप 1/4 पाई जी पुट कर सकते हैं।
तो इट इज डिफाइंड एज 4 पाई जी रो आर अपॉन 3 एंड दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड। आप दोनों में से जो अच्छा लगे आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। पोटेंशियल अगर इनसाइड की बात करते हैं तो यहां पर जैसे के क्यू है यहां पर जी इंटू एम और यहां पर आ जाएगा बेटा 3r² माइनस r² अपॉन 2r³ माइनस साइन जरूर लगा दे, बस यही एक इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे ज्यादा जो कैलकुलेशन में यूज आने वाले वो ये वैल्यूज है और हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड की बात करेंगे तो माइनस का gm/r² होगा, अंदर की बात करेंगे तो gmr अपॉन r³ के बराबर हो जाएगा। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड स्फीयर। अगर हम किसी भी प्लेनेट की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग समझ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं और वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पर बेस्ड भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, चाहे वो जेई में रहा हो या हम यहां पर बात करें। तो अगर हम इस पर्सपेक्टिव पे ध्यान से देखें तो बेटा यहां पर कुछ बातों को बड़े अच्छे समझिएगा कि अर्थ की हाँ भाई, अगर हम इसके जस्ट अंदर और जस्ट बाहर की बात करें, मतलब इस एच हाइट की बात करें और ये एच हाइट बहुत छोटी है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड नियर अर्थ सरफेस क्या लिखते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फील्ड नियर अर्थ सरफेस। बेटा इसका छोटा सा पॉइंट है जो दिमाग में आपको रखना है और फिर हम लोग जल्दी से पीवाईक्यूज भी फिनिश करेंगे और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके साथ करने वाले हैं, राइट। तो बेटा अगर हम यहां पर बोले तो भैया यहां पर क्या आ जाएगा? तो अगर छोटा सा अंदर, तो बताओ कहां का पॉइंट है? ये अंदर का पॉइंट है। बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो आपने कहा सर अगर हम यहां पर बात करें तो हम बोल सकते हैं Eg ग्रेविटेशन फील्ड इनसाइड इट इज इक्वल टू माइनस का Gm इंटू R अपॉन R³। ये तो लिखेंगे। तो यहां पर R कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा R माइनस H, अगर रेडियस की बात की जा रही है। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो अंदर की तरफ होगी, तो यहां पर ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होगी, बट कितना होगा? अगर हम मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें Gm, R को क्या लिखा जा सकता है? R माइनस H अपॉन R³। तो अगर ध्यान से देखा जाए और अगर हम सरफेस पर एग्जैक्टली बात करें तो सरफेस पर फील्ड कितनी हो जाएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द सरफेस। तो आप बोलेंगे सर सरफेस की बात करेंगे तो Gm अपॉन R² किसी से भी देख लें, तो Gm/r²। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा मेरे? इसी को हम नाम देते हैं G का। क्या नाम देते हैं? स्मॉल g का। अगर हम यहां पर बात करें Gme अपॉन RE का स्क्वायर, दैट इज मास ऑफ द अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर की बात करें तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज द acceleration due to gravity on the earth surface, that is the acceleration due to gravity on the earth surface, जिसको हम लोग स्मॉल g के नाम से जानते हैं। अगर प्लैनेट अलग अलग होते जाएंगे तो g की वैल्यू भी अलग अलग होती जा रही होगी। ये बेसिक तौर पे हम सभी लोगों को समझ में भी बात आ जाती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ सरफेस पे बात करें तो g, नियर अर्थ सरफेस पे बात करें अगर हम ऊपर की तरफ चले गए तो यहां पर क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे Gm अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, राइट। ये हो गए अपवर्ड डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड की बात। डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, हर जगह नेगेटिव रहेगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है, इसमें कोई चैलेंज वाला विषय नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म से बात करें तो इसको लिखने का एक सुंदर सा तरीका और भी आ जाता है। अगर हम Gm/r² को देखें तो ये तो हमारा G हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 1 माइनस H अपॉन R। तो दिस फैक्टर इज डिफाइंड एज स्मॉल g, दैट इज डिफाइंड एज G इंटू 1 माइनस H अपॉन RE इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज द G इनसाइड। तो अंदर की तरफ अगर G की बात करें तो G इनसाइड हो जाएगा 1 माइनस H अपॉन RE। और अगर ऊपर की बात करें तो इसको इफ H इज वेरी वेरी स्मॉल, तो बेटा अपर हम बात कर रहे हैं G और लिखा है इफ H इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो हमारे पास G का मैग्नीट्यूड कितना आ गया ऊपर की तरफ? तो आपने लिखा Gm अपॉन R E प्लस H का होल स्क्वायर। अगर हम अर्थ की बात करें तो उसको मैंने रेडियस ऑफ अर्थ से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा, ठीक है। R किसी जनरल प्लैनेट की बात हो रही है, अगर आप अर्थ की बात करें तो रेडियस ऑफ अर्थ को RE से रिप्रेजेंट कर देंगे और मास को ME से रिप्रेजेंट कर देते ताकि हमको ये लोग समझ में आ जाएगा कि अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया Gme अपॉन RE प्लस H को लिखा जाए तो ऐसे लिखा जा सकता है RE प्लस H की होल पावर, बेटा ये ऊपर चला जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम निकालें तो Gme अपॉन RE स्क्वायर बाहर निकालने, या इसको थोड़ा ऐसे देख लो ज्यादा अच्छा लगेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। Gme यहां से हमने RE स्क्वायर बाहर लिया तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस H अपॉन RE। इस C को मैंने ऐसे लिख दिया और इसका टोटल का होल स्क्वायर लिखा।
आर ई अंदर मल्टीप्लाई होगा, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, वापस ऊपर वाला फिगर आ जाएगा, दिखाई पड़ता है। अब बेटा स्क्वायर कर दो तो क्या बन गया, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर, यहां पर हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई, इसको मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया तो यहां लिख दिया पावर हो गया -2। अब हम यहां पर अगर देखें तो इस वाले टर्म को लिखा जा सकता है स्मॉल जी, और ये वाला टर्म अगर हम इसको एक्सपोनेंशियली खोलने की कोशिश करें, सॉरी बायनोमियली खोलने की कोशिश करें, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिखा जा सकता है, जी इफेक्टिव जो ऊपर की तरफ होगा, व्हाट आई कैन राइट ओवर हियर। तो आपने कहा सर इसको लिख सकते हैं बाई बाइनोमियल एक्सपेंशन, जरा लगाओ कितना आएगा, अरे बोलो बाई बाइनोमियल, क्या हो जाएगा यहां पे, अगर हमने बाइनोमियल लगा दिया तो कहानी किधर की तरफ जाने वाली है। अगर हम बाइनोमियल से बात करें तो क्या हम लिख सकते हैं इट इज सिंपली इक्वल टू 1 माइनस बेटा 1 प्लस एक्स की पावर एन, क्या होता है बाइनोमियल में 1 प्लस एन एक्स, यही तो लिखते हैं। तो यहां पर n कितना है -2, तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे, तो आप लिखेंगे 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, उसके होल पावर -2, इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई। एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज g इंटू 1 माइन, बेटा इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इसलिए आई वांट टू एम्फेसाइज ऑन दिस वन जी। अब तो ये कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो अगर आप बहुत नियर है सरफेस के तो ऊपर की तरफ ग्रेविटी ज्यादा तेजी से घटती है, अंदर की तरफ ग्रेविटी 1 माइनस एच अपॉन आर ई से घटेगी, तो नीचे की तरफ एच हाइट पर 1 माइनस 2 एच अपॉन आर ई से घटेगी, मतलब घटने का रेट जस्ट डबल हो जाता है, घटने का रेट जस्ट डबल हो जाता है हाइट के साथ। तो अगर आप नियर सरफेस की बात करें और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये इमीडिएटली हम यहां पर समझ सकते हैं और ये वैल्यूज चेंज हो सकती है। कोई दिक्कत वाली बात? इज इट क्लियर? ठीक है, पक्का, जल्दी से बताओ। अच्छा बेटा इसी तरीके से बाकी स्टैंडर्ड जो है उन सबको हम एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज एक बार जरा ध्यान से देख लीजिए सभी बच्चे, जिनके पास कोई भी कंफ्यूजन है एक बार में सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज देख डालो। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारी एक चार्ज रिंग होती है, एक रिंग के एक्सिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो मैं लिखता हूं के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ये तो लिखते हैं। तो अगर हम यहीं पर ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाए और इसका मास m, इसको चार्ज से हटा के इसको चार्ज हटा दे और इसमें बोल दे इसका मास m है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा सर अगर एक ये रिंग हो जाए जिसका मास m है और इसके एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी जाए तो मैं लिख सकता हूं E बराबर k की जगह क्या आएगा g, m की जगह आएगा m और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 3/2। बस यहां पर ध्यान देना कि ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड सामान्यतः पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होती है और नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ होती है, बट यहां पर हमेशा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ बिहेव करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ ही हो जाएगी। इसमें कोई परेशानी? पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या लिखते हैं, आप बोलते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बट यहां पर एक माइनस साइन जरूर आ जाएगा। तो माइनस साइन इज की टू द सक्सेस, दैट यू शुड कीप इन योर माइंड कि माइनस साइन जो होगा वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, इसको बिल्कुल दिमाग में रखना है। तो इस तरीके से आपने जितने फॉर्मुले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े वो सारे फॉर्मुले आप स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, या आप डायरेक्टली इनको रिप्लेस करके देख सकते हैं, तो इट इज नॉट अ बिगर चैलेंज फॉर यू, राइट। तो आप सारे स्टैंडर्ड फॉर्मुले बना लोगे, पक्की बात है, प्रॉमिस। तो आप डिस्क का, इनफाइनाइट शीट का, लाइन चार्ज का, ये सारे फॉर्मुलेज आपको अपने शब्दों में लिखने हैं। जैसे मैंने कई जगह बताया, के को क्यू के साथ, के को जी के साथ, क्यू को एम के साथ रिप्लेस करना है, डिस्टेंसेस बिल्कुल वही रखनी है, आपके सारे फॉर्मूले नए तरीके से फॉर्म हो जाएंगे। और एक बात बता दें, नहीं बना पाए तो क्या करेंगे सर? सर बना लिए तो वेरीफाई कहां से करेंगे? टेलीग्राम चैनल, इसका ओलंपियाड वाला, कहां? टेलीग्राम पे। किस नाम से? ओलंपियाड वाला के नाम से, नीचे लिंक भी है, वहां पर मैं सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस वहां पे डाल रहा हूं, आप वहां पे जरूर देख लें, ठीक है।
मिल जाएगा, जरूर देख लें। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सर हमने चलो ये बात तो समझ में आ गई कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस बन गए, बट सर यहां पर अगर हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन किस किस तरीके से हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात आ गई, डायरेक्टली कंपैरिजन था तो हमने डायरेक्टली कर लिया। अब इसमें क्वेश्चंस किन किन फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। मेजरली क्वेश्चंस जो हैं अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन और उसका मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है बेटा, तो ई बराबर क्या लिखते थे, माइनस का डीवी बाई डी आर, या इसको लिख देते थे माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, माइनस का सॉरी प्लस यहां लगा देते तो माइनस बाहर ले लिया, डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप, राइट। या इसको हम लोग लिख सकते थे डीवी इज इक्वल टू माइनस का ई डॉट ई आर, ठीक है ना। तो ये बेसिक रिलेशन जो था वो हमारा होल्ड करता था हर जगह पर। तो आपको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड दी जाए तो जो रिलेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ था वही रिलेशन यहां पर होल्ड भी करेगा। और इन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर आपको कहीं ग्रेविटेशन फील्ड दी गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, या पोटेंशियल दिया हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इन पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है जब हम प्लैनेटरी मोशन की बात करते हैं, एंड दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर। मैक्सिमम potential barrier, and this is a very simplistic phenomena yet very important, और जो बहुत सिंपल है, जो आप लोगों को चार्ज के केस में भी समझना था। अब फॉर एग्जांपल आपसे बोला जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन करस्पॉन्डिंग ये कहानी कई बार आपको देखने को भी मिलेगी और देखनी भी चाहिए, खैर तो अब यहां पर अगर आप बात करें बेटा, और आपसे बोला गया कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और इनके बीच में हमने एक ये सेंटर टू सेंटर मिला दिया। अच्छा भैया, अब जरा ध्यान से देखना, मान लीजिए कि ये अपनी अर्थ है, आइडेंटिकल ले लिया आप, अलग अलग मास अलग अलग हो सकता है, m1 रेडियस भी अलग अलग हो सकती है, दिखाने के लिए अपन ने मान लिया है सेम है, और डायग्राम को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मैंने m2 और r1 मान लिया, इसका m2 और r2 मान लिया, ठीक है। सबसे अमेजिंग क्वेश्चंस जो बनते हैं बेसिक लेवल पे वो यहां बन जाते हैं। और वो कैसे बनते हैं, आपसे बोला गया कि ये दो प्लेनेट है, आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, फिर क्या करें। सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्लेनेट के यहां पर मैंने एक पार्टिकल को रखा और मैं चाहता हूं कि ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाए इसकी सरफेस पे, तो बताओ इसे कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। तो आपके मन में क्या आता है कि सर जब ये दूर जाएगा तो ये वाला जो मास होगा इसको खींचेगा इधर, और ये वाला मास को इधर खींचेगा, राइट, क्योंकि वो उसके ज्यादा नजदीक है तो उसका फोर्स ज्यादा होगा, मतलब पीछे की तरफ खींच रहा होगा। इसको यहां पहुंचना है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या होता है कि इनके बीच का जो पोटेंशियल होता है वो एक जगह पर मैक्सिमम होगा, और पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर होगा, तो आपने कहा सर देखो अगर हम यहां पर बात करें तो E बराबर क्या होता है, माइनस का dV बाई डी आर। ये तो लिखते हैं, ये तो लिखते हैं बेटा। अरे बोलो मेरे भाई, पक्की बात है, इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं, कोई शंका वाली बात तो नहीं। तो अगर हम यहां पर आपसे पूछें कि जिस जगह पर बच्चे फोर्स की वैल्यू या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो हो जाएगी वहां पर डीवी बाई डी आर जीरो, और जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो वहां पर वो मैक्सिमा या मिनिमा शो करेगा, राइट। तो क्या होता है, हमको अगर इसको यहां से यहां फेंकना है तो आपको एक चीज पता है कि इन दोनों के कारण बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं नल पॉइंट। क्या बोलते हैं बच्चे, नल पॉइंट। और जिस पॉइंट पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य के बराबर होगी। आपने कहा बहुत बढ़िया, और इतना आसान क्वेश्चन है बिल्कुल ये। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य के बराबर है तो इसका मतलब इस पॉइंट के पहले तक इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में रही होगी, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली जीतेगी, बता इधर की तरफ हो जाएगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी। तो अब आप इस बात को जरा समझना कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर V मैक्स होता है। और सोचना अगर ये वाला यहां से चल के यहां आ गया
तो इसके बाद तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, इसका मतलब सॉरी ग्रेविटेशन फील्ड इस दिशा में है, तो इसको अपने आप इधर खींचती हुई ले जाएगी। तो मुझे अगर इसको यहां से यहां पहुंचाना है, तो कई बच्चों के मन में ऐसी अप्रोच आती है कि सर यहां एनर्जी लिखेंगे और यहां एनर्जी लिखेंगे, कंजर्व कर देंगे, और वो यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। आपने कहा मतलब, मैंने कहा क्वेश्चन में देखो, जैसे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया इसको कितनी एनर्जी दे ताकि वो यहां पहुंच जाए, और ये बता दिया जाए कि इसकी हाइट h1 है और इसकी हाइट h2 है, तो कई बच्चे ऐसा बोल सकते हैं कि सर √2g h2 - h1 दे दीजिए। तो आपने कहा सर उससे वो यहां से यहां पहुंचेगा, यहां नहीं पहुंचेगा। यहां पहुंचने के लिए उसको ये वाला एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, मतलब इतनी एनर्जी। तो अगर आप इसको यहां तक पहुंचाना चाहते हो तो आपको पहले ये कैपिटल H क्रॉस कराना पड़ेगा, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट आपको क्रॉस कराना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इस पॉइंट पर, इस एंड पर एनर्जी कंजर्वेशन की बात नहीं कर सकते हैं, वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा, वहां मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, मैक्सिमम पोटेंशियल पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर। और अगर आपको कभी भी बोला जाए कि आपको यहां से यहां फेंकना है, तो आपको यहां से यहां की बात नहीं सोचनी, आपको सोचना है कि भैया इसका मैक्सिमम वाला पॉइंट क्या है, वहां तक फेंक देंगे, उसके बाद अपने आप चला जाएगा। तो मैक्सिमम पॉइंट कहां होता है, जहां पर नल पॉइंट आएगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, मतलब दोनों के m के रेशियो की बात करेंगे, मतलब g m1 अपॉन, जैसे ये डिस्टेंस है, मान लेते हैं r1, तो r1 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू g m2 अपॉन r2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप बात करेंगे तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के अंदर m1 अपॉन m2। तो आप यहां से ये दूरियां निकाल लेंगे, सेंटर से डिस्टेंस निकल के आएगी r1 और ये सेंटर से डिस्टेंस निकल के आएगी r2। तो इस पॉइंट पर आपको देखना होगा कि पोटेंशियल मैक्सिमम कितना आ रहा है, और फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करेंगे, ताकि आप यहां पर जस्ट काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दें, तो अपना काम हो जाएगा। मतलब मुझे बेसिकली यहां से यहां पाइप फेंकना होगा, यहां पर आके वेलोसिटी जस्ट जीरो हो जाए, तो यहां से बाद अपने आप खिसक जाएगी, फिर उसके बाद आपको किसी एनर्जी को देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप खिसक जाएगी और वहां जाके टकरा जाएगी। तो आपको यहां तक पहुंचाना है, दैट इज योर टारगेट, राइट। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, एक क्वेश्चन एक एग्जांपल के थ्रू कर ले तो और मजा आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो ढूंढू। तो आओ जरा एक क्वेश्चन को एग्जांपल के माध्यम से करते हैं। और आपसे बोला गया है कि एक मास दिया गया है m और एक और मास दिया गया है ठीक है। अब यहां पर आपसे बोला गया कि इसकी रेडियस r है, इसका मास m है, क्लियर। इसका मास 4m है और इसकी रेडियस आपको दे दी गई है 2r। डेंसिटी ऑब्वियसली बात अलग अलग होगी, और इनके सेंटर टू सेंटर के बीच की सेपरेशन जो है, सेंटर से सेंटर के बीच की सेपरेशन, इट इज गिवन एज 15r। तो आप एक पार्टिकल को यहां रखा गया है, आपसे पूछा गया है व्हाट मिनिमम स्पीड शुड बी गिवन टू पॉइंट ए सच दैट इट विल रीच ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट बी। ये प्लैनेट 1 बोल देते हैं, ये प्लैनेट 2 बोल देते हैं। व्हाट मिनिमम स्पीड दैट मस्ट बी गिवन टू पार्टिकल ए ऑफ मास स्मॉल m सच दैट इट विल रीच टू प्लैनेट 1। चलो भाई जल्दी से शुरू करो। व्हाट मिनिमम, जल्दी से सब बच्चे क्विकली समझो, व्हाट मिनिमम स्पीड मस्ट बी गिवन टू प्लैनेट ए गिवन टू मास ए टू रीच प्लैनेट 1 फ्रॉम 2। 1 से 2 पर पहुंचने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड की आवश्यकता होगी, ये आपसे पूछा गया है। कैसे बताएं बेटा, यहां रेडियस भी दी गई है, सेंटर से सेंटर की ही बात करनी है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि सर जीरो नल पॉइंट, पहला स्टेप क्या है, नल पॉइंट निकालो। आपने कहा नल पॉइंट की अगर हम बात करें तो नल पॉइंट ऑब्वियस सी बात दिखाई पड़ता है कि इसके थोड़ा पास होगा, छोटे वाले मास के रेशियो में बात करें तो आपने कहा नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया, आपने कहा यहां E1 बराबर E2 होगा, जीरो हो जाएगा। तो GM अपॉन, यहां से दूरी अगर मैं R1 लिख दूं तो R1 का स्क्वायर इट शुड बी इक्वल टू G4M अपॉन R2 का स्क्वायर, ये तो लिखेंगे।
तो यहां से अगर आप देखेंगे तो GM से GM कैंसिल, तो R1/R2 इट इज नथिंग बट 1/2, राइट। अंडर रूट ले लेंगे तो दिखाई पड़ता है बेटा। तो यहां से अगर मैं रेशियो डिवाइड करूं तो बोल सकता हूं दैट R1 इज नथिंग बट 1 इंटू टोटल डिस्टेंस है 15R/3 और R2 हो जाएगा 2 इंटू 15R/3, राइट। तो यहां से कितना आ जाएगा, आपने बोला ये हो जाएगा 5R और ये हो जाएगा 10R रहेगा। बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस यहां से हो जाएगी 5R और ये डिस्टेंस हो जाएगी यहां से 10R। बहुत बढ़िया, सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है। अब चैलेंज क्या आता है कि सर मिनिमम स्पीड की बात करनी है क्योंकि डिस्टेंस सारे सिग्निफिकेंट है। तो अब यहां पर कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो गलतियां करते हैं और ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और आ सकते हैं। तो आपने कहा सर मान लेते हैं कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी हम दे दें हाफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर। मैंने कहा बहुत बढ़िया। सर इस वाले का जो पोटेंशियल है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आपने कहा सर यहां पर पोटेंशियल एनर्जी दो होंगी, एक इन दोनों के कारण और एक इसके और इसके कारण। तो आपने कहा सर अगर मैं इसके कारण बात करूं तो मैं लिखूंगा माइनस का G 4m इंटू स्मॉल m अपॉन इनके बीच की दूरी कितनी है, आपने लिखा 2r और यहां से इनके बीच की दूरी आपने कहा 15 में से 2 चले गए तो 13r। तो माइनस का G इंटू m इंटू स्मॉल m अपॉन 13r। तो आपने कहा सर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पॉइंट पर ये लिख दी क्योंकि दोनों के कारण एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख दी। और जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा तो क्योंकि इसके पहले तक तो ग्रेविटेशन फील्ड इधर की तरफ होगी और इसके बाद इधर की तरफ आ जाएगी। तो आपने कहा सर मेरे लिए चैलेंज सिर्फ इतना है कि कहानी बस यहां पहुंच जाए। मतलब अगर मैं लिमिटिंग कंडीशन की बात करूं तो जब ये प्लेनेट यहां पहुंचे तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो भी काम चलेगा क्योंकि हम लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं, उसको जैसे ही क्रॉस करेगा ये अपने आप इधर की तरफ चला जाएगा। तो आपने कहा सर इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो आपने कहा यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो मैं लिखूंगा GM। अगर मैं इस मास m से बात करता तो ये दूरी कितनी आती, तो आपने कहा ये तो 5r है तो GM इंटू स्मॉल m अपॉन 5r और यहां से कितनी हो गई 10r तो माइनस का GM इंटू स्मॉल m अपॉन 10। तो अब आपके पास दोनों वैल्यूज निकल के आ गई कि यहां पर पोटेंशियल कितनी होगी और यहां पर कितनी है और हम अब लगा सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं कि इनिशियली मेरे पास एनर्जी थी हाफ ऑफ स्मॉल m इंटू वी स्क्वायर माइनस का GM इंटू स्मॉल m अपॉन 13r माइनस का G इंटू 4m अपॉन स्मॉल m अपॉन 2r। इट शुड बी इक्वल टू, अगर मैं इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ दूं तो ये आ जाएगा 2/10 तो 3/10 GM इंटू स्मॉल m बाई r विद अ माइनस साइन, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू माइनस का 3/10 GM इंटू स्मॉल m अपॉन r, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अब हमारे पास स्मॉल m सबसे कैंसिल हो जाएगा एंड वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भैया यहां पर आ गया GM इंटू यहां पर 4m/2r तो ऊपर 2 हो जाएगा पर ऊपर यहां पे 4m होगा 10r, ये मैंने 4m यहां पे छोड़ दिया था तो 4m होगा तो 4 और 2 6 6/10 आ जाएगा, 6/10 आएगा दैट इज 3/5 इट शुड बी इक्वल टू 3/5। बेटा ये 4m से 10r दूरी थी तो वहां पे मेरा 4m मैंने नहीं लिखा था, आई थिंक आप यहां पर गेट कर सकते हैं एंड फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से ये उधर की तरफ चला जाएगा तो GM तो यहां से आ जाएगा 1/2 v स्क्वायर इट इज इक्वल टू ये प्लस और इधर वाला माइनस, तो ये प्लस वाला कितना हो गया आपने लिखा ये 2 चला जाएगा तो 2GM/r तो 2GM/r माइनस यहां पर हो गया GM/13r सॉरी ये भी प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 3/5 GM/r, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास वैल्यूज क्या बनेगी बेटा, तो GM/r तो सबसे कॉमन आ जाएगा 2 + 1/13 माइनस 3/5। तो अगर हम नेक्स्ट पेज पे लिखें तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाती है 1/2 v स्क्वायर इक्वल्स टू GM/r तो 2 + 1/13 माइनस का 3/5 तो 13×5 65 यहां ले लीजिए 65 दूनी 130 प्लस 13×5 5 माइनस 13 39 39 तो कितना आ जाएगा GM/r भैया कैलकुलेशन कर लेते हैं ये 3 191 91 और 5 96 96/10
91 प्लस 5 96 और 96 और 96 65, तो जी एम बाई स्मॉल आर इंटू 96 अपॉन 65 एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर। तो यहाँ से v बराबर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर जी एम बाई आर इंटू 96 इंटू 2 अपॉन 65 एंड दिस इज द वैल्यूज। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 96 दूनी 48, यहाँ पे बाहर आ जाएगा 8 चौक 48, तो वैल्यूज बाहर निकल गए 24 चौको 96, तो 4 दूनी 8 48, तो 8 बाहर आ जाएगा यहाँ पे 96 8 दूनी 16 चौको 96, तो यहां से 16 और 4 2 16 बाहर आ जाएगा, 4 रूट 2 ऊपर आ जाएगा अपॉन 65 आ जाएगा। जस्ट सिंप्लीफाई एंड यू विल गेट द आंसर। तो भैया इसको सिंपल लेवल में सिंप्लीफाई करना है, दैट इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल बैरियर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट बट येट अमेजिंग कंसेप्ट जो आप लोगों को कई बार कई अलग अलग जगहों पर पूछा जा सकता है, इस पर बहुत सारी बातचीत हो सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद एक और बहुत अमेजिंग कंसेप्ट मैं आप सबको बताना चाहूंगा एंड दैट इज द एनर्जी रिलेटेड विद द इलिप्टिकल प्लैनेटरी मोशंस। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा प्लैनेटरी मोशंस एंड सैटेलाइट मोशन की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक से अलग है और इसको थोड़ा ध्यान से बेटा आप सभी को समझना भी है और दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे इसको समझोगे, कैसे इसको करोगे, एक बार जरा ध्यान से क्विकली देखना है ना। तो अगर कोई भी एक प्लैनेट हमको दिया गया है, अब कोई भी प्लैनेट है, इस प्लैनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, कोई भी मास m का सैटेलाइट है। सामान्यतः हम जो भी दूरियां डिफाइन करेंगे वो सेंटर से या सरफेस से डिफाइन करते हैं। दो हमारे पास होते हैं, कई बार हम सरफेस से लेते हैं तो एच ही लिख देते हैं, ये आर ही हो गया। अगर हम प्लैनेट की बात करें, अगर हम सैटेलाइट की बात करें अर्थ के ऊपर, और ये सैटेलाइट अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज वेरी सिंपली कॉल्ड एज mv²/r, जो इसका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इट शुड बी प्रोवाइडेड बाय द gmm/r²। तो आर ई प्लस एच को मैंने आर के टर्म्स में लिख दिया और फ्रॉम हियर एम से एम कैंसिल हो जाता है, आर से ये आर कैंसिल हो जाता है, तो यहां से ऑर्बिटल स्पीड निकल के आती है दैट इज √of gm/r। अगर हम इसी की बात करें कि यहां से पार्टिकल की स्केप हो जाए, तो पार्टिकल की स्केप वेलोसिटी जो हो जाती है, मतलब यहां पर टोटल एनर्जी, अगर हम सर्किट की बात करें तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी दैट इज सिंपली डिफाइंड एज हाफ ऑफ mv²। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो पहला हम बहुत सिंपल सी बात कर रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट के बारे में। तो अगर एक सैटेलाइट एक h हाइट पर, जिसकी टोटल डिस्टेंस हमने r मानी हुई है, वहां पर एक सैटेलाइट अगर मूव कर रहा है, तो उसके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए फॉर सर्कल टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ, इट शुड बी √of gm/r। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी दैट इज हाफ ऑफ mv²। इसको अगर आप यहां पे लिखेंगे तो 1/2 gm इंटू स्मॉल m अपॉन r के बराबर ये वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी। इसी तरीके से अगर आप यहां पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते, इट इज डिफाइंड एज माइनस का gm इंटू स्मॉल m अपॉन r, राइट। तो अगर आप यहां पर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, तो टोटल एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, टोटल एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट दैट इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज gm इंटू स्मॉल m अपॉन r विद अ माइनस साइन, और ये प्लस हो जाएगा तो माइनस का 1/2 gmm अपॉन r, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी इन द सर्कुलर ऑर्बिट। if satellite is revolving, मतलब सैटेलाइट का काइनेटिक एनर्जी है, रुका हुआ नहीं है। अगर सैटेलाइट जीरो होकर काइनेटिक एनर्जी पे होगा तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी विद्यमान होगी, तो उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी हो जाएगी माइनस का gmm/r हो जाएगा, राइट। तो आपने कहा सर सैटेलाइट अगर रिवॉल्व करता है तो टोटल एनर्जी होती है माइनस का हाफ ऑफ gmm/r, तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा। इसी को हम लोग बातचीत कई बार कर भी लेते हैं, कई बार देख भी लेते हैं विरियल थ्योरम के थ्रू। इसी को हम लोग विरियल थ्योरम भी बोलते हैं एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम।
जब भी आपके पास कोई भी फोर्सेस है, जो फोर्स लग रहे हैं वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में जितनी भी एनर्जीज आप देखेंगे, द टोटल एनर्जी इज सिंपली जो आर स्क्वायर टाइम्स है, याद रखना बिल्कुल सिंपल, आर स्क्वायर कितना हो गया तो आपने कहा एन। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इट इज डिफाइंड एज माइनस का, टोटल एनर्जी इज माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑलरेडी माइनस होता है, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। और अगर आप काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में बात करेंगे तो आप बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज वेरी सिंपली डिफाइंड एज माइनस का 1/2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी या फिर प्लस का टोटल एनर्जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला रहता है और जो हमेशा वैलिड रहेगा आपका अगर फोर्सेस 1/r² के टर्म्स में। इसको हम बोलते हैं विरियल थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा? विरियल थ्योरम। क्या बोलते हैं बच्चे? विरियल थ्योरम। तो जैसा कि हम यहां पर देख सकते हैं कि अगर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ gmm/r², तो ये पोटेंशियल एनर्जी का -1/2 टाइम्स हो गया, राइट? पोटेंशियल एनर्जी माइनस का मल्टीप्लाई करो, 1/2 का मल्टीप्लाई करो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का आधी टोटल एनर्जी होती है, क्योंकि आधी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से खत्म हो जाती है। तो अगर आप यहां पर बात करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको बहुत सारे सिचुएशंस में। आईएनपीएचओ में आए हुए कई सारे क्वेश्चंस में आपने इसको डायरेक्टली यूज किया जा सकता है। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? कोई परेशानी, कोई शंका, कोई आशंका? क्लियर होता है पॉइंट? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं। इसकी टोटल एनर्जी लिख दी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी, इसका टाइम पीरियड लिख देते हैं। तो अगर हम यहां पे टाइम पीरियड की बात करें तो 2πr अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। अगर सर्कल में घूम रहा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, एंड दैट इज 2πr अपॉन अंडर रूट के अंदर gm/r, दैट इज इक्वल टू 2π अंडर रूट के अंदर gm इंटू r की पावर 3/2। तो टाइम पीरियड जो होता है वो r की पावर 3/2 के प्रोपोर्शनल आ जाता है। दैट इज द सर्कुलर ऑर्बिट इक्वेशंस। ये किसकी इक्वेशंस हो जाती है बेटा? सर्कुलर ऑर्बिट की इक्वेशंस बन जाती है, जो आपको यहां पर समझनी है, जो आपको यहां पर देखनी है। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर सैटेलाइट, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम सर्कुलर से चल रहे हैं, लेकिन यहां पर एक छोटा पॉइंट और समझा देते हैं, दैट इज द एस्केप स्पीड। एस्केप स्पीड। तो अगर कोई प्लैनेट रेस्ट पर है, अगर किसी भी प्लैनेट से r दूरी पर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एस्केप स्पीड एट अ डिस्टेंस r, तो आप बोल सकते हैं कि सर देखो, अगर यहां पर कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट है, कोई भी बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसको एस्केप करना है। एस्केप का मतलब क्या होता है? कहां जाना है? अनंत में जाना। अनंत का मतलब क्या होता है? कि फ्री फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड से मुक्त हो जाओ। हर प्लैनेट का अपना एक स्फीयर होता है जिसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या बोलते हैं बेटा? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। मतलब उसके अंदर अगर कोई बॉडी होती है तो उसको अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है। और क्योंकि यहां पर मल्टीपल सिस्टम्स होते हैं तो हर एक का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। तो जैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करें तो जैसे हमने यहां पर बात की थी इनटू मास सिस्टम में, ये तो ये यहां तक इसका m1 का एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो यहां तक अगर पार्टिकल होगा इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसके इधर होगा तो ये अपनी तरफ खींच लेगा, इस लाइन पर होगा तो कोई किसी को नहीं खींचेगा। दैट इज कॉल्ड एज द नल पॉइंट, राइट? तो ये इस पे स्थित सभी पॉइंट जो होते हैं वो नल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आ जाएंगे। वो इसका मोशन इसी लाइन पर होगा, ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, राइट? तो पहली चीजें क्या होती है? इसको बोलते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इसी तरीके से बात की जाती है बच्चे, अगर हम बात करें एस्केप स्पीड के टर्म्स में, तो इसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाना। तो अगर हम कोई दूसरा प्लैनेट नहीं है तो मानते हैं कि वो अनंत पर होगा। अब अगर ये स्टार्टिंग में r पे रखा है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियली 0 है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आप बोलेंगे माइनस का gm इंटू स्मॉल m अपॉन r। तो आपसे बोला जाए इसको काइनेटिक एनर्जी कितनी दे दी जाए, मतलब इस 0 से इसको कितनी दे दी जाए ताकि वो इनफाइनाइट पे पहुंच जाए। तो आपने कहा सर इनफाइनाइट पे पहुंचते पोटेंशियल 0 हो जाएगी और काइनेटिक भी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि जस्ट पहुंचाने की बात तो करनी है।
तो इसका मतलब हम यहां पर कितनी एनर्जी देते हैं, तो आपने कहा सर इतनी एनर्जी दे दें कि टोटल एनर्जी विल रिमेन एज जीरो, क्योंकि भैया एनर्जी को तो जीरो रहना है, अंत में भी जीरो है। तो आप बोल सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी के माइनस का जी इंटू स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर आर इट शुड बी इक्वल टू जीरो। मतलब काइनेटिक एनर्जी शुड बी गिवन एज इक्वल एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहां से हम स्पीड की बात करते हैं तो वी कैन वेरी सिंपल इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर। यहां से एम से स्मॉल एम कैंसिल और v बराबर हो जाएगा अंडरवुड के अंदर 2gm बाई आर। एंड दिस इज कॉल्ड एज द एस्केप स्पीड। क्या होती है बेटा ये एस्केप स्पीड। अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से बात करते हैं तो v एस्केप फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के सरफेस से बात करेंगे इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। राइट, कितनी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अगर किसी और लोकेशन में बात करते हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग आप आर की वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। सर जो आपकी एस्केप स्पीड होती है, एस्केप स्पीड इज अंडररूट 2 टाइम्स ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड। तो अगर कोई भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्लैनेट, कोई भी सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ, तो उसकी स्पीड को अगर रूट 2 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो वह अपनी ऑर्बिट छोड़ के एस्केप करके चला जाएगा। राइट, तो यहां पे जल्दी से छोटा सा सीक्रेट लिख दो। यहां पे क्या लिखोगे, इफ स्पीड ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। इंक्रीज बाय रूट 2 टाइम्स, रूट 2 टाइम बढ़ा दिया जाए इसकी स्पीड को, तो क्या होगा, देन द सैटेलाइट विल एस्केप आउट। लिख लो भैया इस पॉइंट को, छोटे से पॉइंट को। क्लियर है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ। तो बेटा अब यहां पर आता है बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, गेम ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है ना, जिसको हम कैपलर्स लॉ के माध्यम से भी समझते हैं। और कैपलर्स लॉ अगर डायरेक्टली दिमाग में है तो बहुत ही बेहतर है, और नहीं तो हम इसके कुछ डेरिवेशंस कई बच्चों को नहीं पता होते हैं, कई बच्चों ने बोला भी था पर वो डेरिवेशन और बता दीजिए, तो जरा उन डेरिवेशन को भी देख लेते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट का गेम कैसे होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम सभी को कैपलर साहब ने बताया दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट। पहला होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, और ये क्या बता रहा होता है कि भैया कि जो भी एक प्लैनेट होता है वो सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। एक सन के चारों तरफ कैसे मूव कर रहा है बेटा, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है। और इलिप्टिकल ऑर्बिट की कुछ बेसिक कहानियां होती हैं, वो समझनी होती है कि उसका एक फोकस होता है। तो अ प्लैनेट मूव्स अराउंड अ सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट कीपिंग सन एट फोकस। सन को कहां रखते हैं बेटा, फोकस पे रखिए। बेटा ये सब चीजें लिखी हुई हैं आप लोगों के पास, और इसका जो नियरेस्ट पॉइंट होता है इसको दिया जाता है पेरिजी, और जो डिस्टेंट वाला पॉइंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं अपोजी। क्लियर है पॉइंट, ये हो गया पेरिजी और ये हो गया अपोजी। ये हो गया पेरिजी, ये हो गया अपोजी। आपने कहा सर ठीक है। और अगर हम यहां पर बात करें तो फोकस, तो इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस ए, और ये होती है सेमी माइनर एक्सिस बी। लोकेशन ऑफ सन जो होती है ये होती है ए ई डिस्टेंस पर, प्लस माइनस ए डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आप लोगों ने सभी लोगों ने देखा होगा, एंड दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या ये क्लियर होता है पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, अपोजी एंड पेरिजी, इनके बीच के रिलेशंस को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जल्दी से लॉ ऑफ ऑर्बिट एक बार आप लोग लिखें, फटाफट डायग्राम जल्दी से बना लें।
डायग्राम बनाया आप लोगों ने। तो अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, उन सभी को देखना। तो अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें, अगर मिनिमम डिस्टेंस को हम R1 बोले और मैक्सिमम डिस्टेंस को हम R2 बोले प्लैनेट की, तो प्लैनेट की जो R1 होती है मतलब मिनिमम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, ये क्या हो जाएगी, आपने बोला a माइनस ए को माइनस करेंगे तो ए आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा a इंटू 1 माइनस ए। और अगर हम R2 की बात करें जो कि मैक्सिमम दूरी हो गई है, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1 प्लस ई। आपने कहा सर बहुत अच्छा। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी की बात करें तो ये क्या होता है, आप सभी को पता होगा दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। दैट डिफाइंस द इसेंट्रिसिटी। जो इसेंट्रिसिटी को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका होता है, एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर। ये सब चीजों के डेरिवेशंस आपने इलिप्स में पढ़े होंगे, जिन्होंने पढ़े हैं अच्छी बात, जिन्होंने नहीं पढ़े वो अभी इस बात को दिमाग में रख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अगर हम यहां पर R1 की बात करें, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, आपने बोला ये कैंसिल हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 2a। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं R1 इंटू R2 तो ये यही वाला कॉम्पोनेंट बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सो देयर आर सर्टेन बेसिक कैलकुलेशन हैक्स जो आपको समझनी है। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आपको दिमाग में रखने इन ऑर्डर टू मेक एनी कैलकुलेशंस। तो जब भी कोई पार्टिकल एक इलिप्स ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो एक बार वो सन के बहुत नजदीक होगा, एक बार सन से बहुत दूर होगा। अगर इलिप्स की एसेंट्रिसिटी को ई दिया गया है तो सबसे नियरेस्ट पॉइंट को बोलते हैं पेरिजी और सबसे डिस्टेंट पॉइंट को बोलते हैं अपोजी, और जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है उसकी सन से दूरी होती है a इंटू 1 माइनस ई, द a इज कॉल्ड एज अ सेमी मेजर एक्सिस, और जो डिस्टेंट पॉइंट होता है उसकी दूरी होती है a इंटू 1 प्लस ई के बराबर, एंड दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम यहां पर बात करें कि भैया इसमें क्या क्या चीजें हम लगा पाते हैं, तो एक सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली चीज, क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस सेंट्रल इन नेचर है, तो सन के अबाउट मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है। क्या कैसा रहता है बेटा, मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। तो अबाउट द सन मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आपने कहा सर मतलब कैसे, आपने कहा सर बिल्कुल सिंपल तरीके से देखिएगा, m इंटू R1 क्रॉस V1 किसी भी पॉइंट पर, इट शुड बी इक्वल टू m इंटू R2 क्रॉस V2। हर जगह पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी गलतियां भी होती हैं। यहां पर सिर्फ दो ऐसे पॉइंट होते हैं जिन पॉइंट पर वेलोसिटी और ये आर आपस में बराबर होते हैं। पहली चीज, ठीक है, समझ में आता है, हाँ ठीक है। तो यहां पर दो बातें, यहां पर V1 और ये हो गया R1, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, वो हो गया V2 और वहां पर हो गया R2, आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पर वेलोसिटी V1 है और वहां पर वेलोसिटी V2 है, और एक पार्टिकल एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जीज की बात की जाए तो हम कैसे निकालते हैं, तो बाई लॉ ऑफ केपलर, तो हम दो बातों को दिमाग में रखते हैं, वो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती है। वन इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ द पीरियड। The law of period is simply states that time period is equal to t square. It is proportional to a cube. T square is proportional to a cube. T square is, this is called as the law of period. तो किसी भी planet का जो टाइम पीरियड होता है वो टी स्क्वायर जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब के हो जाता है। अगर हम इसको देखें तो क्योंकि ये सेम रिलेशन आता है जो हमने सर्कुलर ऑर्बिट में निकाला होता है, तो हम यहां पर बोल सकते हैं, आप मतलब इसको दिमाग में रख सकते हैं, इट इज सिंपली इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएम इंटू ए क्यूब। जो प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट था, जो हम लोगों ने जीएम बाई आर से निकाला भी था बेटा, जो हमने अभी यहां पर भी प्रूफ किया था टाइम पीरियड में, दैट इज ओवर हियर 2 पाई आर बाई वी, तो 2 पाई अंडर रूट जीएम। तो अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूंगा तो जैसा रिलेशनशिप हमारे पास उसके साथ आता है, द सेम रिलेशन दैट कम्स आउट ओवर हियर आल्सो। अच्छा, इसको भी प्रूफ किया जा सकता है, इसके भी प्रॉपर डेरिवेशंस अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि इसको डिराइव नहीं कर सकते, बिल्कुल डिराइव किया जा सकता है। एट द सेम टाइम लॉ ऑफ एनर्जी, अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी जो टोटल एनर्जी होती है, इट इज डिफाइंड एज माइनस का जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a, where A is called as the semi major axis.
and this is really very important law. And the third, that is about the conservation of linear momentum. हम लोग यहां पर बोलते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, और हमारे केपलर साहब बोलते हैं कि एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, जिसको हम बोलते हैं dA/dt, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू dA/dt की वैल्यू कितनी निकल के आती है, दैट इज सिंपली डिफाइंड एज L/2m. These are certain very important thing. आपने कहा सर एरियल वेलोसिटी की थोड़ी सी बातें और समझा दीजिए, क्योंकि हमने सब पढ़ी नहीं है, मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम कम रहता है बेटा इसमें, क्योंकि एक ही लेक्चर में आपको सारी बातें समझानी है, इसलिए थोड़ी सी बातों को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश जरूर करें, इसमें थोड़ा सा आपका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी पार्टिकल घूम रहा है सन के अबाउट, तो सन के अबाउट जितना भी एरिया ये स्वीप करेगा, भाई ये प्लैनेट है, प्लैनेट यहां से यहां आया, तो इसकी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, जिसको हम लोग लोज बोलते हैं, लोज इज द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन, ये जो एरिया स्वीप करेगी, दिस इज वेरी सिंपली कॉल्ड एज dA. तो रेट ऑफ स्वीपिंग एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट, और यहीं से हम इस बात को बोलते भी हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, और ये L/2m के बराबर होता है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो रेट ऑफ एरिया होगा वो हमेशा बराबर रहेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब इनके कुछ डेरिवेशंस की चर्चा करते हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख लें। तो बच्चों अब इसके डेरिवेशन की बातचीत शुरू करते हैं। ये चीजें जो आपने समझी है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट वैल्यू जो रहती है एरियल वेलोसिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैंने कहा चलो सर एक बार इसको पूरा डेरिवेट करते हैं, हर एक चीज को समझते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ इलिप्टिकल मोशन। इससे आपको बहुत सारी चीजों का एक आइडिया मिल जाएगा, और कैसे किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करना है वो यहां पे मिलेगा। इलिप्टिकल मोशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि किसी भी पार्टिकल के पास कोई एक, ये हमने यहां पे डिफाइन किया, और यहां पे हमने इसके पास दो वेलोसिटीज गिवन। अब आपको ये पता है कि टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन एनर्जी होगी कितनी, आपको किसी एक एंड पे एनर्जी पता है, मान लीजिए आपको यहां पर पता है। अच्छा, कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती है मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा यहां पे आज। तो पहले सबसे पहले इसको जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये अपना यहां पर सन हो गया, तो ये डिस्टेंस सन की r1 हो गई, और यहां से ये हो गई r2। मान लेते हैं कि आपको दो वेलोसिटीज गिवन है, एक ये r1 पर v2 और ये r2, r1 r2, ठीक है। और आपको बता दिया गया कि सेमी मेजर एक्सिस जो है वो a के बराबर है, और माइनर एक्सिस जो है वो b के बराबर है। अब पार्टिकल इज मूविंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो प्लैनेट इज मूविंग इन अ इलिप्टिकल ऑर्बिट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम इसकी टोटल एनर्जी डिफाइन करें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया बेटा कि हम इसकी टोटल एनर्जी को डिस्क्राइब करें, इसके टाइम पीरियड को डिफाइन करें, और कहीं पर भी कैलकुलेशंस की बात हो तो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहां पर पूछा, और कॉमन मिस्टेक्स क्या है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं यहां पर पूछता तो मैं बोलता कि सर इस पॉइंट को अगर मैं पेरिजी को P से बोलूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, आपने लिखा हाफ ऑफ m इंटू v1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, आपने लिखा माइनस का g m इंटू स्मॉल m अपॉन r1। अगर हम यहां पर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है दैट इज हाफ ऑफ m इंटू v2 का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है माइनस का g m इंटू स्मॉल m अपॉन r2, ठीक है ना। आपने कहा सर बिल्कुल सही है। कई बच्चों को में आता है कि सर v1 की वैल्यू हम यहां निकाल तो सकते हैं कितने, सर r1 दूरी पर है तो बोल सकता हूं कि दैट v1 शुड बी इक्वल टू, क्योंकि यहां पर इसकी mv1 स्क्वायर बाई r दैट इज अ सेंटीपिटल फोर्स, वो कौन देगा सर, यही तो देगा, g mm बाई r1। और कई बच्चे ये गलती करते हैं सॉरी r1 स्क्वायर, कि सर इस वाले r को दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस सर्कल का जिस पाथ पर ये घूम रहा है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 थोड़ी ना होगा। सबसे कॉमन मिस्टेक, मैं इसको क्वेश्चन में लिख रहा हूं, कॉमन मिस्टेक। कॉमन मिस्टेक बहुत सारे बच्चों से मैंने कई बार अप्रोच अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्वेश्चंस में देखा है, उनके मन में क्या आता है कि एट अपोजी और पेरिजी, उनके मन में पहली चीज आती है कि सर यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एफ सेंट्रीपिटल,
वो कौन दे रहा होगा? आपने कहा सर m इंटू स्मॉल m अपॉन r1 स्क्वायर या r2 स्क्वायर, जो भी जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? आपने लिखा m v1 स्क्वायर अपॉन r। कई लोग इस r को r1 लिख देते हैं और उनको लगता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो r1 है, और यहां होती है मिस्टेक। ये यहां पर r जो आता है mv स्क्वायर बाई r में, ये r1 के बराबर नहीं। मुझे नहीं पता कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा। ये इक्वेशन आप सही लगा सकते हैं, बट दिस इज अननोन। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अपोजी और पेरिजी इज नॉट नोन। वो पता नहीं है यार, वो निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। स्पीड दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। बात समझ में आती है? R1 के टर्म्स में निकाला जा सकता है। एक्चुअली कितना होगा, इट इज नॉट गिवन। वो R1 के बराबर होगा ये तो हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि लोग यहां पर ये इक्वेशन लगाते हैं सेंट्रीपिटल की। उनको लगता है कि यहां से हम V1 की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ R1। कितने लोग ये सोचते थे पहले तक? अगर सोचते थे तो बताना जरा एक बार। नहीं सोचते थे, बहुत अच्छी बात है, आगे सोचना भी नहीं। तो यहां पर आई कैन नॉट अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू, आई कैन अप्लाई बट आई डोंट नो द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दैट इज व्हाई ये इक्वेशन मेरे लिए किसी रिजल्ट को नहीं बता सकती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक अननोन गिवन है जो मुझे नहीं पता है। तो उसको इन्वॉल्व करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल काम है। आपने कहा सर अच्छी बात है, बट व्हाट आई कैन से इज बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये दोनों एनर्जीज आपस में बराबर होंगे, राइट? दैट इज हाफ ऑफ m v1 स्क्वायर माइनस का gm इंटू स्मॉल m अपॉन r1, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ m इंटू v2 स्क्वायर माइनस का gm इंटू स्मॉल m इंटू r2। और दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई वांट टू राइट इट ओवर हियर, बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहां पर हम जरूर बोल सकते हैं कि यहां पर r2 वेक्टर के बीच में, और सॉरी r2 वेक्टर बाहर की तरफ होगा, तो r2 और v2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आई कैन वेरी सिंपली से दैट m v1 r1 इट शुड बी इक्वल टू m v2 r2। और ये एक कांस्टेंट रहेगा, इसको मैं l मान लेता हूं। दिस इज अ कांस्टेंट। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अब यहां पर अगर मैं इक्वेशन की बात करूं तो मेरे पास आ जाएगी 1/2 m, यहां आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू, इधर चला जाएगा तो gm इंटू स्मॉल m अपॉन r1, और ये कॉमन ही आ जाएगा तो मैं सीधे सीधे कॉमन ले लेता हूं, gm इंटू स्मॉल m इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, अब v1 v2 हटाना है, जनरल वैल्यू लेकर आना है, टोटल एनर्जी को इस टर्म्स में डिस्क्राइब करना है, gm अपॉन 2a। कैसे डिस्क्राइब करें? मतलब r1 r2 को भी हटाएं, एक जनरल परसेप्शंस लेकर आए। तो अब आपने कहा कि अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर देखो, यहां से अगर मैं v1 की बात करूं, मुझे r1 r2 दोनों तरफ हटाना है तो इनको लिखना पड़ेगा। तो v1 को लिख सकता हूं l अपॉन m r1 और v2 को लिख सकते हैं l अपॉन m r2। अगर आप देखेंगे तो ये m तो ये m पहले से कैंसिल हो गए। v1 की वैल्यू हमने यहां पे डाल दी, तो यहां पर क्या आ गया 1/2। बेटा ध्यान से घूरना, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर r1 स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर r2 का स्क्वायर, और यहां पर हो गया 1 अपॉन जी कैपिटल M इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। जरा ध्यान से घूरो, कहानी कुछ सेट होती हुई दिखाई पड़ेगी। क्या दिखाई पड़ रहा है? एल अपॉन एम स्क्वायर, बाहर खींचो, देखो अंदर बना 1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर। And that is again very amazing thing that is going to be there। जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर हम यहां पर देखें तो यहां पे 1/2 बाहर आएगा, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बाहर आएगा, यहां पर हो गया 1 अपॉन r1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r2 स्क्वायर, और यहां पर हो गया जी कैपिटल M, और यहां पर आ गया अपने पास 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। तो अगर हम यहां पर ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी हो जाएगा, तो यहां पर बन जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, इट इज मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2, और ये हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, दैट इज इक्वल टू gm इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2।
यहां से ये फैक्टर कैंसिल हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहां से निकाल रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि इससे हमें बहुत सारी चीजें मिलने वाली, एल स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, आपने लिखा सर इसकी वैल्यू अगर ध्यान से देखी जाए तो ये हो गया, अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं तो ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, इट शुड बी इक्वल टू G इंटू कैपिटल M। अगर हम R1 प्लस R2 की बात करें तो याद है R1 प्लस R2 किसके बराबर हो गया, 2a के, और R1 इंटू R2 किसके बराबर हो गया, आपने लिखा b स्क्वायर के। सर कैसे, मैंने कल लो भैया पहले भी प्रूफ किया था स्टैंडर्ड रिलेशन के बीच में कि R1 प्लस R2 जोड़ेंगे तो a इंटू 1 माइनस a इंटू 1 प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो 2a, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बन जाएगा, और दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इलिप्स रिलेशंस होते हैं जो हम लोगों को दिमाग में होने चाहिए, और अगर ये दो रिलेशन अपने दिमाग में है तो आई कैन वेरी सिंपली से कि सर ये कुछ नई बात नहीं लिखी है, ये हो गया अपने पास बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हो गया 2a अपॉन बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू GM। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो L अपॉन 2m, L स्क्वायर अपॉन 2m का स्क्वायर इट इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो GM इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए, और ये 2 हम कैंसिल कर दे रहे हैं तो ये वाला 2 यहां से हटा दिया, तो ये हो गया L स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। दैट इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमको प्राप्त हो जाता है। यहां से हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात भी कर पाते हैं कि लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कितना होगा, दैट इज L स्क्वायर GM बी स्क्वायर अपॉन ए। अब हमें L पता है तो हम V1 और R1 के टर्म्स में हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे L की वैल्यूज पता है। तो आपने कहा सर कैसे करेंगे, एक बार जरा कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन पहले इस छोटे से पॉइंट को आप समझ लीजिए। अब यहां से हमारे पास क्या क्या चीजें क्लियर हो जाती हैं। पहला कंसेप्ट ऑफ एरियल वेलोसिटी, अगर मैं टाइम पीरियड कैलकुलेशन की बात करूं तो कंसेप्ट ऑफ एरियल वेलोसिटी, और हम सभी को पता है जो एरियल वेलोसिटी होती है dA बाई dt, तो किसी भी इंस्टेंट पर इस इलिप्स के द्वारा, किसी भी इंस्टेंट पर इस इलिप्स के द्वारा जो भी डिस्टेंस कवर की जा रही होगी किसी भी आर, सोचना बेटा ये थीटा, अगर ये डी थीटा एंगल होगा किसी भी आर दूरी पर, तो यहां पर अगर आप DA लिखेंगे तो DA बराबर होगा क्या, तो आपको पता है कि किसी भी एक छोटे से बात करते हैं एक सर्कुलर आर्क की तरह इसको मान सकते हैं, और किसी भी सर्कुलर आर्क का जो रेडियस होता है, जो एंगल होता है दैट इज डी थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, यही तो होता है। तो अगर हम यहां पर बात करें इस इंस्टेंट पर DA बाई dt कितना होगा, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई dt बाई 2। तो सिंपल कंडीशन में लिखा जाए तो लिख सकते हैं दिस इज आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम डिवाइडेड, अगर ऊपर नीचे मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लिखा जा सकता है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2m। एम आर स्क्वायर ओमेगा उसके एंगुलर मोमेंटम को दर्शा देगा, तो इसको मैं लिखता हूं L बाई 2m दैट इज रेडियल वेलोसिटी DA बाई dt एंड दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो टोटल एरिया कितना हो गया, अगर ये कांस्टेंट है तो DA की बात करें, अगर मुझे टाइम चाहिए होगा तो DA बराबर L बाई 2m इंटू dt। तो आपने कहा सर ये तो कांस्टेंट है तो टाइम कितना हो जाएगा, तो आपने कहा इलिप्स का एरिया होता है पाई AB अपॉन L बाई 2m। वैल्यू उठा के डाल देते हैं, उठा के यहां डाल देते हैं, तो डी बाई dt कितना आ गया, आपने कहा L अपॉन 2m, और हमारे पास L बाई m की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, आपने कहा GM B स्क्वायर अपॉन A। तो आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो डी बाई dt की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो हमें यहां से प्राप्त हो गई। तो टाइम t कितना हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं पाई AB अपॉन टाइम t की बात करें अपॉन L अपॉन 2m, और अगर हम इसको लिखें तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो मैं स्क्वायर कर देता हूं ताकि पूरा स्क्वायर यहां से बन जाए, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई स्क्वायर A स्क्वायर B स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4 अपॉन में L स्क्वायर M स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगी 4 पाई A स्क्वायर B स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर अपॉन M स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, GM B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो यहां पर आ गया GM इंटू B स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा A। तो अगर आप ध्यान से घूरेंगे तो
हम वापस अपने डेरिवेशन पे पहुंच चुके हैं और ये हो गया टी। तो टाइम पीरियड जो हो चुका है दैट इज डिफाइंड एज 4 पाई ए स्क्वायर, यहां गलत है, ए होगा, बी स्क्वायर बाई ए था, तो इट शुड बी ए ओनली। तो 4 पाई इंटू ए क्यूब अपॉन जी एम, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टाइम पीरियड। अगर आप इलिप्टिकल ऑर्बिट में किसी भी टाइम पीरियड के डेरिवेशन की बात करते हैं तो हम डायरेक्टली सिंगल लाइन में, नॉट सिंगल लाइन में, बट हाँ इनके सॉल्यूशन को हम देख सकते हैं। जल्दी से इसके सॉल्यूशन को लिख लिया जाए, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा? In the similar ways, we can calculate the energy also. So calculation of total energy. तो हमने बोला भाई टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही है। तो अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट बात करें तो अगर हम टोटल एनर्जी को लिखना चाहे तो मेरे पास दो तरीके थे। एक एंड पे लिखी थी हाफ ऑफ एम इंटू वी वन स्क्वायर माइनस का जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर वन, और यहां पर भी टोटल एनर्जी जो हो गई दैट इज हाफ ऑफ एम इंटू वी टू स्क्वायर माइनस का जी एम इंटू स्मॉल एम अपॉन आर टू, राइट। तो बेटा अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, इट इज इक्वल टू 1/2 एम। बेटा यहां पर बन गया वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर, और यहां पर हो गया माइनस का जी एम अपॉन इंटू स्मॉल एम, और ये हो गया 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, तो अगर हम यहां पर अब वापस से अपने उसी कैलकुलेशन पर आए और v1 और v2 की वैल्यू को लिखें तो मैं लिख सकता हूं दैट v1 इज इक्वल टू l अपॉन एम आर वन। सिमिलरली v2 बराबर लिख सकते हैं l अपॉन एम आर टू, ताकि मैं सारे पूरे एक्सप्रेशन को एक R1 R2 के टर्म्स में लिख सकूं और वो वापस से अपनी वही इलिप्टिकल रिलेशन को यूज करके इस टोटल एनर्जी को डिस्क्राइब कर सकूं। तो आपने कहा 1/2 m, यहां पर आ जाएगा वापस से l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इंटू, ये कॉमन हो गया, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर माइनस का जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से घूरना और एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख सकें। तो आपने कहा एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, और यहां पर हो गया 1 अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको क्या लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन आर वन का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू का स्क्वायर, इट इज नथिंग बट 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू का होल स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन आर वन इंटू आर टू, राइट। तो आपने इस टर्म को जरा ध्यान से घूरिएगा, ठीक है। इस टर्म को मैं यहां लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने? 1 अपॉन आर वन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर टू स्क्वायर। इसको क्या लिखा? 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू का होल स्क्वायर माइनस का 2 अपॉन आर वन आर टू। ठीक है, यही बन गया। तो मेरे पास इधर का एक्सप्रेशन भी आ गया। अब आपने कहा सर 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू क्या हो जाएगा? तो आप लिखा आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन आर टू माइनस 2 अपॉन आर वन आर टू, यही तो हो गया। ऊपर वाले को आर वन प्लस आर टू को 2a लिखा जा सकता है, तो आपने लिखा ये हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन आर वन आर टू को लिख सकते हैं बेटा। तो इस सारे टर्म्स को मैंने यहां पर लिखा एंड दिस कम्स आउट टू बी एल स्क्वायर अपॉन 2m इनटू, ये वाला टर्म कितना बन गया? 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एल 2 अपॉन बी स्क्वायर, राइट। तो 4a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन बी स्क्वायर, यहां आ गया माइनस का जी एम इंटू स्मॉल एम और 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू, आर वन आर टू, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा अपने पास 4 टाइम्स ऑफ आर वन पर तो सिर्फ 2a है, तो 2a अपॉन बी। दिखाई पड़ रहा है बच्चे? कोई परेशानी की बात तो नहीं? अब बेटा यहां पर हम एल स्क्वायर अपॉन 2m की जो वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन की थी वो हम यहां पर लिख देते हैं, m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, यहां पर m ऐसा लिखा रहता है। एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली थी वो क्या आ गई बेटा अपने पास? वो हमने यहां पर निकाली थी, दैट इज जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए। चलो भैया वैल्यूज को पुट करते हैं, तो m/2 यहां हो गया और g हो गया जी एम बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहां पर आ गया 4a स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर, या इसको 4a माइनस 2 लिख सकते हैं। तो बी स्क्वायर से नीचे वाला बी स्क्वायर कैंसिल, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। और ये m, तो जी एम एम अपॉन 2a हो गया, और यहां पर 4a स्क्वायर, और ये माइनस ऑलरेडी लिखा है जी एम इंटू स्मॉल एम इंटू 2a अपॉन बी। तो अब यहां पर अगर हमारे पास वैल्यूज की बात करें तो जी एम एम अपॉन ए हो गया। तो अब यहां पर हमारे पास वैल्यूज दिखाई पड़ती बच्चे आपको। नो, कैन वी पुट अप द वैल्यूज? क्या हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं? टू ए अपॉन बी यहां पर बन गया, R1 R2 की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर होगी ना बेटा, शुड बी इक्वल टू, कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? बी की पावर 4 बनेगा ना बेटा, R1 R2 बी स्क्वायर, तो ये बी की पावर 4 होगा बच्चे, सॉरी ये मैंने यहां पर एक गड़बड़ कर दी थी, दैट इज दिस वन इज बी की पावर 4, दिस शुड बी बी की पावर 4 माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4, तो ऊपर से जाएगा और यहां पर बी स्क्वायर का एक टर्म्स भी रहेंगे। R1 R2 बच्चे याद रखना, R1 प्लस R2 2a के बराबर है, और R1 इंटू R2 जो है वो बी स्क्वायर के बराबर था। ये छोटी सी गलती हो गई थी। तो ऊपर पूरे में देखेंगे तो जी एम एम कॉमन आ गया, और यहां पर जी एम एम अपॉन 2, अगर मैं यहां पर ध्यान से देखें तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या क्या बन रहा है, तो जी एम इंटू स्मॉल एम, ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अंदर की तरफ क्या बच गया अपने पास, आपने देखा नीचे की तरफ ये 2a है, ऊपर है 4a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, तो नीचे की तरफ b स्क्वायर भी बचा हुआ है, तो यहां पर बन गया अपने पास 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a बी स्क्वायर, और इस वाले टर्म में नीचे की तरफ 2a बी स्क्वायर विद द माइनस साइन, माइनस का 2a बी स्क्वायर, ठीक है। तो अब अगर इस एक्सप्रेशन को ओपन करें तो मेरे पास क्या क्या वैल्यूज बन जाएंगे, तो आप लिखा जी एम इंटू स्मॉल एम, ये बन गया बेटा, पहला टर्म यहां पर 2a बी स्क्वायर जाएगा, तो जाएगा 2a अपॉन बी स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2a, और ये हो जाएगा माइनस का 2a अपॉन बी स्क्वायर, इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी जी एम स्मॉल एम अपॉन 2a विद अ माइनस साइन। ठीक है, और यहां पर हमने सारी वैल्यूज को अंदर पुट कर दिया है। आई थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, एक बार देख लेना बेटा जरा कैलकुलेशंस, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। -2a ऊपर की तरफ b, यहाँ पे 2b, और ये हो गया, ये माइनस का 2/b स्क्वायर होना चाहिए, वही कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो माइनस का 2/b स्क्वायर होगा, हाँ अब करेक्ट है बेटा, ये माइनस का 2b स्क्वायर होगा ना, यहाँ पे ये वाला टर्म यहाँ पे गलत हुआ है, माइनस का 2, ये वाला टर्म बेटा यहाँ पे माइनस का 2/b स्क्वायर था, यहाँ पे माइनस का 2b स्क्वायर लिखना था, वो हमने गलत कर दिया था। उम्मीद करें आपने अपनी कैलकुलेशन में गलती नहीं, थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन आती है, तो नीचे की तरफ ये a2a नहीं आना चाहिए, नीचे की तरफ a आएगा, जो ऊपर का 2 नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी बिकम्स दिस वन, तो E बराबर आ जाएगा माइनस का gm इंटू स्मॉल एम अपॉन, सो टोटल एनर्जी इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। इससे हमने सारे कंसेप्ट सीखे, एल स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर की वैल्यूज, एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर कांस्टेंट कैसे है, वो सारी वैल्यूज हमने सीख ली, और यहां से हमने सारी कैलकुलेशन को समझा है, टोटल एनर्जी को मैंने लिखा है, और कुछ बेसिक से वैल्यूज को चेंज करके वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन द टोटल एनर्जी। अगर आपको कहीं पर भी लिखनी है तो इट इज सिंपली बेस्ड ऑन द सेमी मेजर एक्सिस, वो सिर्फ और सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस पर डिपेंड करती है। आपकी सेमी मेजर एक्सिस अगर आपको पता है तो उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमने वाले हर प्लैनेट की एनर्जी आप आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपने कहा सर बी चेंज कर देंगे, हाँ बी चेंज करोगे घूमने के लिए, ए अपने आप चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि सेम ए के लिए दो बी पॉसिबल होंगे, सेम ए के लिए सिर्फ एक ही बी पॉसिबल रहेगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। इज इट अ क्लियर स्टेटमेंट? आपकी बात है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार समरी एक बार आप जरूर लिख लें एक जगह पे, टोटल एनर्जी माइनस का gm इंटू स्मॉल एम अपॉन 2a, टाइम पीरियड 4 पाई स्क्वायर अपॉन gm t स्क्वायर इंटू a क्यूब,
दोनों के डेरिवेशन मैंने आपको बता दिए, जो शायद आप लोगों ने बहुत कम जगह देखे होंगे। नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डेरिवेशंस को देख लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन देखना इसलिए आवश्यक नहीं है कि डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं मेथोडोलॉजी से निकलते हैं। क्योंकि अलग अलग दो लोकेशंस पे आपसे टाइम की बात की जा सकती है, अलग अलग दो लोकेशंस पे आपके किसी वैल्यूज की बात की जा सकती है, किसी एंगुलर मोमेंटम की बात की जा सकती है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इलिप्टिकल ऑर्बिट की सारी कैलकुलेशन जो है वो इन्हीं पहलुओं पर निर्भर करती है। दैट इज अपोजी प्लस पेरिजी को मिला देंगे तो 2a बन जाएगा, और r1 इंटू r2 कर देंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। ये दो बेसिक रूल्स हैं अपोजी एंड पेरिजी के करस्पॉन्डिंग, इनको दिमाग में रखना है, सारी इलिप्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब आइए हम लोग कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ फंडामेंटल वैल्यूज को डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज अगेन बाइनरी स्टार सिस्टम। एक छोटा सा टॉपिक बट येट अमेजिंग, एनएससीपी 2022 में आया हुआ एक और प्यारा सा क्वेश्चन है, बात ध्यान से देखिएगा। बोला गया टू स्टार्स ऑफ मास m एंड स्मॉल m, mass capital M is given as equals to twice of small m, separated by a distance d that is equal to 3 astronomical unit, revolve in the circular orbit about their common center of mass with a period of 2 years. If ms is the mass of sun, then small m is. जल्दी से करें, सोचें, लगाओ दिमाग, जल्दी जल्दी लगाओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या है ये बवाल? आखिर कैसे करना है सवाल, जल्दी से बताओ। सर ये क्या है सर? ये मास ऑफ द सन दे रखा है सर, यहां पे तो m और m इनके बीच में 2m, सर सन का इससे क्या रिलेशन? ये पीरियड ऑफ 2 ईयर दिया गया है, मास m निकालना है तो कहीं ना कहीं सन को बीच में लाना पड़ेगा। कैसे, क्या करें? चलिए कुछ सोचते हैं। आपने कहा सर देखो मेरे को एक चीज पता है, अगर सन को बीच में लाना है तो सन और अर्थ के रिस्पेक्ट में अगर कुछ बात की जाए तो शायद कुछ काम बात बने, क्योंकि मुझे एक चीज पता है, कंपैरिजन की बात अगर हो रही है तो सन के रिस्पेक्ट में अर्थ का मास तो बहुत छोटा है और टाइम पीरियड जो है वो 1 साल का है। तो अगर हम यहां पर सोचें तो पहले इसके टाइम पीरियड को समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर 2 मास सिस्टम कभी भी रोटेट करेगा तो बेटा यहां पे 2 बातें हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, और इन्हीं 2 बातों को समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाला। तो अब एक का मास मैं अभी जनरल वे में बात कर रहा हूं m1, और एक का मास मैं मानता हूं m2। यहां पर मैं आपको 2 तरीके समझाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक, जब भी कोई भी 2 पार्टिकल्स घूमेंगे तो दे विल ऑलवेज रोटेट अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी मास की तरफ होता है। मान लेते हैं इससे दूरी r1 है, सॉरी r2 है, और इससे दूरी r1 है। तो अगर ये सेंटर ऑफ मास की ओर घूम रहे हैं तो दे मस्ट बी हैविंग द करेस्पॉन्डिंग इक्वल ओमेगास, राइट, ताकि जितना ये नीचे की तरफ जाए उतना ये ऊपर की तरफ चला जाए और हमेशा ये दोनों आपस में बराबर रहे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है। तो सर अगर सेंटर ऑफ मास की ओर घूम रहे हैं तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना है? तो आपने लिखा G m2 इंटू m1 अपॉन r का स्क्वायर, और यही फोर्स जो होगा वो इसको सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास के रेडियस में घूम रहे हैं तो r2 होगा। m इसकी स्पीड अगर बेटा ध्यान से देखना mv2 है तो mv2 का स्क्वायर अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी v2 तो इसकी वेलोसिटी कुछ ऊपर की तरफ हो जाएगी, दैट इज डिफाइंड एज v1। दोनों का ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो अगर आप वेलोसिटी के टर्म्स में लिखेंगे तो mv2 अपॉन r2 लिख सकते हैं, या लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं m ओमेगा स्क्वायर इंटू r2। दोनों का ओमेगा बराबर होगा ताकि दोनों हमेशा एक दूसरे से डायमेट्रिकल अपोजिट डायरेक्शंस में रहें। तो अगर हम यहां पर बात करें और r2 को r के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट r2 इज नथिंग बट मासेस के इनवर्स रेशियो की बात हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r के बराबर हो जाएगा। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, तो जरा वैल्यूज को हम यहां पुट करें। तो m, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे थे तो ये m2 जरूर लिख दें, ये m2 जरूर लिख दें। तो मैंने यहां पर लिखा दैट इज m2 इंटू ओमेगा इंटू r2 का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू g m2 इंटू m1 अपॉन r स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर r, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने स्क्वायर गलत जगह चढ़ा दिया इसमें, m ओमेगा स्क्वायर r है ना, उधर ठीक लिखा, हाँ ठीक है। तो अब हमने r2 की वैल्यू को लिखा, m2 से ये m2 कैंसिल हो गया, ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और r2 कितना आ गया आपने लिखा m1 अपॉन m1
प्लस m2 इंटू आर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं, दैट इज जी m1 अपॉन आर स्क्वायर। एंड दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। m1 से m1 ये कैंसिल और ये r है, सॉरी, और ये r नीचे चला जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी g टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब, दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन देम विद ओमेगा स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ले लेंगे तो ओमेगा। तो पहली चीज है जो इनका ओमेगा है, जो टाइम पीरियड है ओमेगा, इट्स सिंपली डिफाइंड एज g टाइम्स ऑफ m1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब का अंडर रूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम यहां पर देखें तो टाइम पीरियड जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, इसके हो जाएगा, आपने लिखा मासेस m1 प्लस m2 के प्रोपोर्शनल होगा। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? कोई चैलेंज वाली बात? तो सबसे पहले इन बातों को ध्यान से समझना है, और इसके लिए हम एक बहुत स्मार्ट ट्रिक की बात भी करते हैं इसको निकालने के लिए, एंड वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन कि इफेक्टिव मास, अगर आपको दो मासेस दे दिए जाएं और एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, और इनके बीच की दूरी r1 है, तो आप मान सकते हैं कि एक ही मास को आप एज्यूम कर लीजिए, दैट इज अ रिड्यूस्ड मास म्यू, दैट इज m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और इसको r रेडियस पे घुमा दीजिए, तो जो ओमेगा आएगा वही ओमेगा इसका भी होगा। तो इसको एक सिंगल मास सिस्टम में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय डिफाइनिंग इट एज अ स्मार्ट या रिड्यूस्ड मास। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो लगने वाला फोर्स तो वही था, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप यहां से वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स हो गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू, इसका मास हो गया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू ओमेगा स्क्वायर r। तो फ्रॉम हियर m1 m2 कैंसिल एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट सेम रिजल्ट फॉर द ओमेगा, जो आपने अभी निकाला है वही बाद में भी निकल के आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू को मानने के लिए अगर आप टू मास सिस्टम को नहीं मानना चाहते तो दो को हटा के एक सिंगल मास मान लीजिए म्यू का। तो यहां से आपकी टेंशन की कैलकुलेशन है, तो आप सीधे लिख सकते हैं T बराबर म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। भाई यहाँ पे टेंशन कितना होगा? अगर आपने इसको रस्ते आपसे बोला जाए यहाँ पे टेंशन दो मास को बांध के घुमा दिया है, रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, दो मास को घुमा दिया, एक सेंटर ऑफ मास को और घूम रहे हैं, बताओ टेंशन इधर 80, एक लाइन का आंसर म्यू ओमेगा स्क्वायर आर। बताओ क्या बात समझ में आती है? तो इसको एक सिंगल मास में मान सकते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। आई थिंक इसका आप लोग बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, और अगर आप इसका डिटेल सीखना चाहते हैं तो मैं हर लेक्चर में रोटेशन में इन सब चीजों को बहुत डीपली सिखाता भी हूं, तो आई थिंक वहां से आप सीख सकते हैं। बट अब यहां पर आपको टाइम पीरियड की बात समझ में आ गई कि टाइम पीरियड जो होगा दैट इज सिंपली डिफाइंड एज द टी बराबर ओमेगा स्क्वायर आर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात? तो अब यहां पर हो गया जी m1 प्लस m2 अपॉन आर क्यूब, और इस जगह पर आपको ये सारी डिस्टेंसेस दी गई हैं। अब ये 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। अर्थ के रिस्पेक्ट में अब बात किया जाए तो अब हम अर्थ की कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कंपैरिजन तो वहीं से करना पड़ेगा क्योंकि और तो कुछ डेटा गिवन नहीं है। तो अब यहां पर 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हैं, तो आपने कहा अर्थ, व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होती है पता है आप लोगों को? व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? अरे हमने बेसिक बात कर लिया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते किसको है, जल्दी से सोचिए बताइए, और उसी से ही पूरा आंसर जुड़ा हुआ है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताओ जल्दी से, क्या होती है बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट? तो अगर आप बात करेंगे सर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको हम लोग 1 AU से दर्शाते हैं, क्या होती है पता है? अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस जो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर ऐसे कुछ रहेगी जाके। तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, राइट? तो अर्थ और सन के बीच की दूरी की अगर हम बात करें, ये अर्थ है और ये हमारी अर्थ हो गई। तो अर्थ के बीच की बात की जाए तो अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है? तो दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल। और अर्थ का मास, और अगर इसकी हम बात की बात करें तो भैया बहुत पास है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का टाइम पीरियड क्या लिखेंगे? 2 पाई
ओमेगा हमने निकाल लिया gm1 m2 अपॉन r क्यूब। तो अगर हम यहां पर बात करें तो इसके लिए ओमेगा क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे g मास ऑफ द सन प्लस मास ऑफ द अर्थ अपॉन r क्यूब का अंडर रूट, ये तो लिखेंगे। आप सभी को पता है कि मास ऑफ द सन जो है इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन मास ऑफ द अर्थ, ये हम मान सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं दैट ओमेगा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अंडर रूट के अंदर g मास ऑफ द सन अपॉन 1। तो अगर मैं टाइम पीरियड की बात करता तो 2 पाई बाई ओमेगा लिखता, इट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट ऑफ GMS, और ये किसके बराबर होता, 1 ईयर के बराबर होता। और इनका टाइम पीरियड कितना दिया गया, आपने कहा सर अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो टाइम पीरियड दैट इज t इज इक्वल टू 2 पाई, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, GMS ये आपका 1 साल के बराबर है। तो आपने कहा सर यहां पर अगर मैं बात करता तो इसके लिए ओमेगा कितना हो जाता, आपने लिखा g m प्लस 2m, और इनके बीच की यूनिट देखिए 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, और 3 का हम होल क्यूब कर देंगे एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि जस्ट उनका क्यूबिक हो जाएगी इक्वेशन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, g 3m अपॉन 27 का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा gm अपॉन 9 का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, आपने कहा टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर gm, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9, इसको लिख देंगे 3 टाइम्स, और इट इज इक्वल टू 2 ईयर्स, तो ये 2 साल के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ को अगर कंपेयर करें तो ये हो गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ GM, ये 1 साल के बराबर था। लेकिन यहां पर मास किसका है, सन का मास है, और यहां पर मास किसका है, आपने कहा अर्थ, इन दोनों का मास है। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो आई कैन वेरी सिंपल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर ms ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर m, इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट मास ऑफ द प्लैनेट 2, ये 3 भी तो था, सॉरी ऊपर 3 भी तो रहेगा, और ऊपर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, t बराबर 2 पाई अंडर रूट ऑफ 3 और नीचे का स्क्वायर तो gm/3। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो 3, ठीक है, तो ms की वैल्यू आ जाएगी बेटा, यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ms इज इक्वल टू 2 मतलब 4 अपॉन 9 टाइम्स ऑफ स्मॉल m। तो m की वैल्यू बात करेंगे तो 9/4 टाइम्स ऑफ ms आ जाएगा, है? तो स्मॉल m इट इज इक्वल्स टू 9/4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द सन। 9/4 मतलब कितना हो जाएगा, 4.5 over 2.25, 2.25 इंटू मास ऑफ द सन, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द m मास ऑफ द प्लैनेट, एक का जो हो जाएगा वो इतना आ जाएगा। तो अपने पास ऑप्शन कौन से मैच कर रहे हैं, एक हो जाएगा 2.25, तो मास ऑफ द देन स्मॉल m इक्वल टू, एक का m है दूसरे का 2m है, तो m किसके बराबर होगा, 2.25। करेक्ट ऑप्शन इज द ए ऑप्शन। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कुछ बातें सीखने को मिली आपको यहाँ पे। टाइम पीरियड प्लैनेटरी सिस्टम में या आपका 2 मास सिस्टम की जब भी बात की जाएगी तो उसके लिए ओमेगा क्या होता है, इस बात को गुप्त ज्ञान की तरह याद कर लीजिए, दैट ओमेगा ऑफ 2 मास सिस्टम इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर gm1 प्लस m2 अपॉन r क्यूब। और टाइम पीरियड ऑफ अर्थ की अगर आप बात करते हैं विद सन एज अ सिस्टम तो ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट के अंदर g मास ऑफ द सन, जिसकी वैल्यू हम लोग 1 ईयर मानते हैं। ये अच्छा दिमाग है जो आपको खुद लगाना पड़ेगा। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें क्या दिया है, क्या पूछा गया है, हम रिलेट ही नहीं कर पा रहे, तो यू नीड टू रिलेट इट एंड देन यू नीड टू रिस्पॉन्ड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा ध्यान समझते हैं। बोला गया एट द अर्थ सरफेस अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च स्ट्रेट अप एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, हाइट टू विच इट विल राइज इज, बाकी सब वैल्यूज दे दी गई, कितना हाइट पर वो पूछेगा। तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करनी है, कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगा दो। अच्छा हाँ सर, यहां पे वेलोसिटी गिवन है, जहां पर पहुंचेगा वहां वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो यहां पर वेलोसिटी दे दी गई है 10 किलोमीटर, मतलब 10 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, बहुत बड़ी वेलोसिटी दे दी गई है। यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी GME/RE विद द माइनस साइन, और जिस भी हाइट तक ये जाएगा वहां पर हो जाएगी GME/RE प्लस H, वेयर H इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस। ये हो गई रेडियस ऑफ द अर्थ। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है,
कहां तक जाएगा, रेडियस को दिया गया है 6400 किलोमीटर और ग्रेविटी ऑन द अर्थ दिया गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब सारी कैलकुलेशन उसी टर्म में करनी है। तो आपने कहा सर बहुत सिंपल है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कुछ कहानी सोचते हैं करते हैं। अगर मैं लिखूं तो इनिशियल हो गई माइनस का जी एम ई अपॉन आर ई, और यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ ऑफ जी एम इंटू स्मॉल एम। याद रखिए स्मॉल एम नहीं मल्टीप्लाई किए थे, गड़बड़ कर दिए थे हम, यहां लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई जी एम ई अपॉन आर ई प्लस हाफ ऑफ स्मॉल एम इंटू वी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू माइनस का जी एम ई इंटू स्मॉल एम अपॉन आर ई प्लस एच। आपने कहा बहुत सुंदर, इसको उठाओ वहां पटक दो। सबसे पहले एम 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 सबका कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 वी स्क्वायर, इट इज नथिंग बट जी एम ई, ये कॉमन आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन आर ई माइनस 1 अपॉन आर ई प्लस एच। अगर हम यहां पर ध्यान से देखें और ध्यान से घूरे बच्चों, तो क्या निकल के आता हुआ दिखाई पड़ रही है तुमको? तो आपने कहा सर समझ में नहीं आ रहा है, समझते हैं फिर, नहीं आ रहा है तो समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी सी वैल्यूज निकल के आएंगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यूज हमें जी के टर्म्स में करनी है, और जी की वैल्यू होती है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो ये याद रखिएगा जी बराबर क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जी, क्योंकि हमें अगर नहीं दिया है तो जी आर ए स्क्वायर बराबर जी एम। तो अगर मुझे जो कांस्टेंट दिए हैं कोशिश करना चाहिए उन्हीं कांस्टेंट को उपयोग में लें। तो जी एम ई की जगह वैल्यू हमने यूज कर ली जी आर ए स्क्वायर, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1/2 हाफ ऑफ वी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू जी इंटू आर ई स्क्वायर, ऊपर आ गया एच अपॉन आर ई इंटू आर ई प्लस एच। तो आर ई से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया बेटा, और 1/2 वी स्क्वायर है, तो आपने बोला वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 का होल स्क्वायर। यहां पर हो गया 2, जी को लिखा जा सकता है 9.8 मल्टीप्लाइड बाई आर ई को लिखा जा सकता है 6400, और यहां पर आ जाएगा h अपॉन 6400 प्लस एच, ये लिखा जा सकता है। नाउ वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 यहां पर आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 मतलब 10 की पावर 8, इट इज इक्वल टू 2। 9.8 को अभी 10 मान लेते हैं, 6.4 मान लेते हैं, इंटू 10 की पावर 3 मान लेते हैं, और ये हो गया h अपॉन 6400 प्लस एच। कुछ गलत तो नहीं किया है कहीं पे भैया? ठीक है, आपने कहा ठीक है। अब कुछ अप्रोक्सीमेशन को सोचते हैं, तो यहां से ये चला गया, तो 10 की पावर 4, तो यहाँ पे 4 बच गया, तो 10,000 बटे 2 इंटू 6.4, इट इज इक्वल टू h अपॉन 6400 बटे h। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो ये वैल्यूज बहुत छोटी मानी जा सकती हैं। तो 2 अपॉन 6.4 अगर डायरेक्टली लिख दिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो बहुत छोटी होगी बेटा। तो अगर हम सोचे भी तो h इज वेरी वेरी लार्ज, एज वी कैन सी इनटू द पिक्चर कि h इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपेयर टू 6400। तो चलिए अगर आप लिखना भी चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10,000 इंटू 6400 प्लस h इंटू 10,000, इट इज इक्वल टू, यहां हो गया 2 इंटू 6.4h। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन का एरर हो रहा है, एक बार चेक करो। हाँ कैलकुलेशन की एरर कर रहे हैं यार, कुछ गड़बड़ हुई ना। ये गड़बड़ पता क्या चल गई, 6400 किलोमीटर थी भैया डिस्टेंस, हम लोगों ने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी, एक किलोमीटर को मीटर में चेंज करना भूल गए। तो यहां पर हमने डायरेक्टली 6400 लिखा है, इसको मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 भी तो होगा एक, तो दैट शुड बी टेकन केयर। एक ये छोटी सी कैलकुलेशन वाली गलती हो गई, तो यहां पर भी 10 की पावर 3 और आएगा। वही का एक तरफ बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है, तो 10 बटे 2 इंटू 6.4 मतलब 12.8, इट इज इक्वल टू h अपॉन 6400 प्लस h। आप ठीक बनेगा ना, तो इधर आ जाएगा 64100, और वापस से यहाँ पे 10 की पावर 3 का मल्टीप्लीकेशन जरूर करें, क्योंकि ये किलोमीटर में ही है वैल्यूज, तो ऊपर नीचे किलोमीटर में अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर रहे मतलब आंसर किलोमीटर में देना पड़ेगा। और यहां पर आ जाएगा प्लस का h, प्लस का 10h, इट इज इक्वल टू 12.8h।
फ्रॉम हियर आई कैन वेरी सिंपली से इधर चला जाएगा, तो 64123 अपॉन 2.8 इट इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू कुछ निकल कर आ जाएगी, इसको कैलकुलेट कर लेना पड़ेगा एक बार। 6400 डिवाइडेड बाई 2.8 2285। तो अपने पास ऑप्शन दिख जाएगा 10 की पावर 3 किलोमीटर में, तो 2285, तो 22857 इट इज इक्वल टू h इन किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर। इसको लिखा सकता है 2.2 या 2.3 ऐसे लिख सकते हैं, 2.3 इंटू 10 की पावर 4 किलोमीटर, दैट इज h। कोई ऑप्शन है सर? 2.53 के लगभग आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वो 9.8 की जगह हमने 10 माना हुआ है, उसके चक्कर में थोड़ी सी कैलकुलेशन वो ऊपर नीचे होगी, रेस्ट एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो द करेक्ट आंसर दैट कम्स आउट टू बी 2.3, जो अभी हमारा आ रहा है कि हमने 9.8 मान लिया था, एंड अगर हम 9.8 नहीं मानते तो आई थिंक हमारा आंसर जो है वो एग्जैक्टली निकल के आ जाता, दैट वाज 2.52 जो उसमें ऑप्शन में है। तो वी आर द क्लोजेस्ट टू द 2.52, सो दिस ऑप्शन शुड बी द करेक्ट वन। एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया, बोला गया इन एन आइसोलेटेड एस्टेरॉइड ऑफ रेडियस r and uniform density rho, a spherical cavity diameter AC of r is extracted, मतलब ये वापस से मास निकाल दिया गया। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बहुत प्यारा, कैविटी इनसाइड द चार्ज बन गई। अब आपको पता है यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, याद है बेटा क्या लिखते थे अंदर की तरफ, रो सी, किसी भी एक जनरल पॉइंट पे बात करते थे, एक पी पॉइंट ले लेते थे। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा बन जाता है और बहुत ही शानदार। अगर बॉल ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, उसका क्या एक्सेलरेशन होगा, कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ। तो दीज आर सम रियली वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। तो अब देखो उसी कंसेप्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंसेप्ट को यहां पर पूछा गया इन दैट टर्म्स, राइट। तो फील्ड इनसाइड द कैविटी की जब भी हम लोग बात करते हैं, आपको याद होना चाहिए एट ऑल कंडीशंस यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट, कि भैया अगर हम किसी भी पॉइंट पी पर बात करें, ये इसका सेंटर सी है, इसका सेंटर सी डैश है, तो अंदर की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट अगर पूरा होता तो क्या होता, आप लिखते रो इंटू सी पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड, जो आपने हटा दिया, तो आप लिखते रो इंटू सी डैश पी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप नेट की बात करेंगे तो जो टोटल में जितना हटा दिया उसको माइनस कर दीजिए, तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू सी पी वेक्टर माइनस सी डैश पी वेक्टर। और जब भी हम इसको माइनस करते हैं तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आती है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट सी डैश वेक्टर। तो हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी बन जाती है, and that is defined as net electric field inside the cavity. Net electric field inside the cavity is always constant, और वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग कुछ इस तरीके से होती है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो बाहर की तरफ, वहां पर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था, तो इसी चीज को हम यहां पर बात करेंगे। तो अब यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी बनेगी, तो आपने कहा सर सेंटर से सेंटर ज्वाइन कर, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की होगी। क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने कहा सर यहां पर सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, तो आप बोलेंगे Eg इट इज इक्वल टू डेंसिटी रो सी डैश अपॉन 3। एप्सिलॉन नॉट को लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4 पाई जी, तो 4 पाई जी ऊपर चला जाएगा, तो 4 पाई जी रो सी डैश अपॉन 3। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस वन। अब यहां से सेंटर की बीच की दूरी आपको बताया गया AC इज R, तो अगर ये R है तो वो R/2 हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर वी कैन से द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू 4 पाई G अपॉन 3 इंटू डेंसिटी इंटू ये हो जाएगा R/2। 2 से ये 2 चला गया, इट कम्स आउट टू बी 2/3 G pi rho into R. This is the gravitational field inside the cavity. तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, यू कैन इजिली डिफाइन, सॉरी चिकारी, हाँ, तो आप इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। अब आपसे पूछा गया बॉल जस्ट ड्रॉप द ए विल स्ट्राइक एट सी, अब यहां से जाएगी तो यहां से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एम से डिवाइड करेंगे बॉल को,
एक्सीलरेशन आ गया, कितना टाइम लगेगा क्योंकि कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। अ बॉल ड्रॉप द फ्रॉम ए विल रीच आफ्टर द टाइम t। अब हम यहां पर सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो हमने बोला ग्रेविटी कितनी आ गई, eg कितना आ गया, आपने लिखा 2g पाई रो r अपॉन 3। तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स होगा यही ग्रेविटी हो जाएगा। तो अगर हम एक्सीलरेशन की बात करेंगे तो mg अपॉन m, तो इफेक्टिव g यही आ जाएगा, तो 2g पाई रो इंटू r अपॉन 3। दिस इज द एक्सीलरेशन। तो टाइम कितना होता है, तो आपने कहा सर डिस्टेंस हो गई है ये r इज इक्वल टू 1/2, इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप किया गया, हाफ ऑफ at स्क्वायर। तो यहां से टाइम हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2r अपॉन a। तो क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2r अपॉन a कितना हो गया 2 इंटू जी पाई रो इंटू आर, और ऊपर चला जाएगा 3, ये से ये कैंसिल, तो t बराबर हो जाएगा 2 से ये 2 भी कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 3 अपॉन जी पाई रो। क्या आ जाएगा, कोई आंसर मैच कर रहा है, 3 अपॉन रो पाई, तो ये आपका आंसर मैच कर जाएगा। दिस इज द ए ऑप्शन। एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा। वेट ऑफ द बॉडी प्लेस्ड एट बी डायमेट्रिकली अपोजिट टू ए on the surface of the asteroid decreases by a factor of 7 due to the excavation of the cavity। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किससे डिक्रीज कर जाएगी, तो टोटल से, और इसका माइनस कर देंगे तो आपको ये ऑप्शन भी निकल कर आ जाएगा, राइट। दिस इज अगेन वेरी अमेजिंग क्वेश्चंस बच्चों। तो ग्रेविटी के अंदर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो या तो प्लैनेटरी मोशन होगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक का काम हो जाएगा, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के काम आपने पहले पढ़ लिए हैं, जो मैंने एक आपको यहाँ एग्जांपल के थ्रू भी समझाया। इसके अलावा जो आपके प्लैनेटरी मोशन के कंसेप्ट्स हैं वो मैंने आपको जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 मास प्रॉब्लम्स को करेंगे, मतलब बाइनरी स्टार सिस्टम को करेंगे, उसमें कैसे टाइम पीरियड निकालना है, कैसे ओमेगा निकालना है, उसका गुप्त ज्ञान मैंने आपको दे दिया। अगर इलिप्टिकल मोशन है उसमें कैसे काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें कैसे काम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, एनर्जी देखना बता दिया, और पोटेंशियल बैरियर भी बता दिया। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो रहती हैं उन सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया है। उम्मीद कर रहे हैं आपको मजा आया होगा। कुछ पीवाईक्यूज आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, तो ये पीवाईक्यूज आप होमवर्क में जरूर कर लें। दैट इज अगेन ये वापस से बाइनरी स्टार सिस्टम है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है अंडर रूट ऑफ जी m1 प्लस m2 अपॉन आर क्यूब, इसके अलावा कुछ नहीं। दे आर वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। फोकस वापस वही स्फेरिकल मास के ऊपर है सारी कहानी। अगेन ये आपको होमवर्क करने हैं। ये मैंने पहले सबसे पहले यही बताया आपका ग्रेविटी का वेरिएशन, ठीक है। तो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, और आसान से क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कुछ करना है। दे आर रियली ये एनर्जी कंजर्वेशन है बेटा, इट इज वेरी सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ग्रेविटेशन पे ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आते हैं। दिस इज इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी, इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, दैट इज अगेन अ गुड पार्ट, यू शुड सॉल्व इट, आपको ये करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड these are really good question, and this is one of the integration based question। और ये आपने सबसे पहले, अगर आपको याद हो तो सबसे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये वाले क्वेश्चंस किए, सेम ग्रेविटेशन फोर्स मतलब ग्रेविटी निकालनी। सो दीज ऑल आर द क्वेश्चंस, ये आपको करने हैं, और एचसीवी मस्ट सॉल्व है। अगर आप एनएससीपी की तैयारी कर रहे हैं तो एचसीवी के ऑब्जेक्टिव 1 एंड ऑब्जेक्टिव 2 जरूर कर लें, बिकॉज दे आर रियली वेरी गुड, राइट। ये जरूर सॉल्व कर ले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनको जरूर से जरूर करके जाना। बट कंसेप्ट अगर देखेंगे तो ग्रेविटेशन में जो एक्स्ट्रा टाइप के कंसेप्ट पूछे गए हैं वो यही 3 हैं, या जो आने की संभावना रखते हैं वो इलिप्टिकल कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, और अभी क्वेश्चंस उस पर आए भी हैं और आगे भी आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। और अगर आप एस्ट्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये ग्रेविटेशन चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग द सेशन, हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।